अगले दिन काम करते हुए भी उसका ध्यान फहमा की जानिब लगा हुआ था। उसका खौफ और डर उसे भूल नहीं रहा था। कितना अछूता एहसास होता है जब किसी शख्स के लिए आपका होना और ना होना इस कदर अहम हो। ज़िराद ने सब पहली मर्तबा महसूस किया था। फहमा की अपने लिए खामोश मोहब्बत को वो जान गया था, और कभी कभी लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। मोहब्बत अपने रास्ते खुद ही बना लेती है, एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचने के लिए। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोनों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो एक दूसरे की मोहब्बत को समझ गए। 11 बजे के करीब जब वो फारिग हुआ तो उसने फहमा को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो अब आप? सेंड करके चाय पीने के साथ साथ वो उसके रिप्लाई का वेट करने लगा। फहमा भी थोड़ी देर पहले ही उठी थी। वॉशरूम से बाहर आकर जिरात का मैसेज देखकर खुशगवार सी हैरत हुई। जैसे ही उसने प्ले का बटन दबाया, जिरात की गंभीर आवाज कमरे में गूंजी। वो उसकी अपने लिए इतनी फिक्र देखकर अपनी किस्मत पर रश किए बगैर न रह सकी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, कहाँ हैं, और रात के लिए बहुत बहुत थैंक्स। उसने मैसेज टाइप किया। नीड टू हियर योर वॉइस, कैन आई कॉल यू? ज़रात का मैसेज आया। जी। फहमा का जवाब सेंड होते ही अगले सेकंड में ज़रात की कॉल आ गई। जी, तो अब बताएं, फिर फॉर्मेलिटी, मैंने रात में क्या कहा था? उसने खफगी से कहा। मैं जानती हूँ, फिर भी मुझे कह लेने दें। फहमा के कहने पर दूसरी तरफ कुछ देर की खामोशी छा गई। सुने। जी। नाराजगी जूं की तू थी, इसमें खफा होने की क्या बात है? उसने परेशानी से कहा। मैं आपसे फिर बात करता हूँ, कहते साथ ही कॉल कट गई थी। वो हैरान ही रह गई। इतना गुस्सा करने की तो बात नहीं थी। अभी तो उसकी मोहब्बत का यकीन भी नहीं हुआ था कि वो खफा भी हो गया। उसने फौरन कॉल की, मगर ज़रात ने कॉल काट दी। वो और भी हैरान हुई। फिर उसने ढेर सारे सॉरी के मैसेजेस किए। वो परेशान दिल के साथ किचन में जाने के लिए बाहर निकली तो किचन के सामने सारा के साथ अजीब से पुरस्कार चेहरे वाला शख्स नजर आया। शक्ल से ही वो कोई वडेरा टाइप लग रहा था। फहमा तेजी से किचन की जाने मुड़ी। ये हसीना कौन है? पहले कभी नहीं देखा। फहमा को देखकर उसकी राल टपकी। ये भी हमारी एक नई लड़की है, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहरुन्निसा कहाँ है? अब तो उससे मिलना ज़रूरी हो गया है, उसने मायने खेजी से कहा। फहमा जिस वक्त चाय बनाकर बाहर आई तब तक लाउंज खाली हो चुका था। उसने शुक्र का सांस लिया और तेजी से अपने कमरे की जानिब जा रही थी कि मेहरुन्निसा के कमरे के सामने से गुजरते अपना नाम सुनकर ठिठक कर हो गई। क्यों सोच रही हैं इतना? मलिक कमाल जैसे लोग रोज रोज किसी पर फिदा नहीं होते। अगर जिराद आएगा तो कह देना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो आज रात तुमसे नहीं मिल सकती। वैसे भी उसके साथ इतना वक्त गुजार कर अब तो इसकी सारी झिझक खत्म हो गई होगी। बस पैसा कमाओ और भेज दो इसको आज की रात मलिक के साथ। सारा की बात सुनकर वो अंदर तक काम गई। ये क्या होने लगा था उसके साथ? ठीक कहती है तू, मेहरुन्निसा ने भी उसकी तायद की। फहमा तेजी से अपने कमरे की जाने बढ़ी। लॉक लगाकर तेजी से ज़रात को फ़ोन किया, जो कि उसने नहीं उठाया। वो बेख्तियार बेबसी से रो पड़ी। फिर यकदम शिज़ा का ख्याल आया, तेजी से उसे कॉल की। जैसे ही उसने कॉल पिक की, फहमा ने रोते हुए सब हाल कह सुनाया। तुम फिक्र मत करो, मैं उनके ऑफिस के पास ही हूँ, अभी जाकर उन्हें सब बताती हूँ। कोई ना कोई हल निकालते हैं, तुम घबराओ नहीं। शिज़ा ने उसे तसल्ली दी। ठीक है सर, हम इसे फाइनलाइज करके आपको आज शाम में ही भिजवा देते हैं। लेकिन सर, प्लीज़ ट्रकों की तलाशी में सब कुछ फेयर हो, किसी बड़े की सिफारिश ना आ जाए इस मरतबा। ज़राद ने सर मुस्तफ़ा से कहा। अभी कुछ देर पहले जब वो फहमा से फ़ोन पर बात कर रहा था तो सर मुस्तफ़ा अचानक सरमत चौधरी वाले केस के सिलसिले में ज़राद से ज़रूरी डिस्कशन करने आ गए। लिहाजा उसे जल्दी से फ़ोन बंद करना पड़ा और उसकी कॉल्स और मैसेजेस को भी इग्नोर किया। 2 दिन बाद उन्होंने ट्रकों पर छापा पड़वाना था जब उन्होंने सरहद पार करनी थी। ज़िराद इस बात को लेकर बहुत परेशान था कि सरमद के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ थे, जिनमें से कई ने तो मुल्क की बड़ी कुर्सियां संभाल रखी थी। तुम फिक्र मत करो, इस मरतबा चीफ खुद इन्वॉल्व हैं इस केस में, उनको उल्टा लटकाने के दर पे हैं। बिल्कुल शफाफ चेकिंग होगी। सर मुस्तफ़ा ने अपनी जगह से उठते हुए ज़िराद से मुसाहिफा करते हुए उसे तसल्ली दी। जैसे ही वो बाहर गए उसके पीए ने कॉल की। हेलो सर, एक खातून बहुत देर से बाहर बैठी वेट कर रही हैं। क्या नाम है? सर शिजा नाम है। तो भेजो यार उन्हें। शिजा का नाम सुनकर वो हैरान भी हुआ और परेशान भी। वो कभी उसके ऑफिस नहीं आई थी। वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और आगे बढ़कर उसके लिए दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम भाभी, खैरियत है? शिजा जैसे ही अंदर आई उसने इस्तफसार किया। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत गड़बड़ हो गई है। शिजा की परेशान सूरत देखते ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि कोई मसला है। और आप फहमा की कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? भाभी,
कुछ देर पहले ही मेरी उससे बात हो रही थी कि अचानक सर मुस्तफ़ा आ गए तो मुझे डिस्कनेक्ट करनी पड़ी। बस अभी वो गए हैं। क्यों, क्या मसला है? ज़ेरात ने उसे साइड पर पड़े सोफों की जानिब बैठने का इशारा किया और खुद भी एक सोफे पर बैठ गया। शेजा ने सारी बात उसे तफसील से बताई कि कैसे मलिक कमाल की फहमा पर नजर पड़ी और आज रात मेहरुन निसा उसे मलिक के साथ भेजने का प्लान बना रही है। इस औरत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खैर, अब फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। गौस से और इश्तियाल से उसका बुरा हाल था। आप फहमा को तो कॉल करें, फिर उसे ज़रा तसल्ली हो जाए। शेजा ने उसे कहा। डोंट वरी, मैं वहीं जा रहा हूँ। उसने घड़ी पर टाइम देखा जो 2 बजा रही थी। भाई प्लीज़, ख्याल से। अरे भाभी, परेशान ना हो, बहुत तरीके से हैंडल करूँगा। सॉरी, मैं आपसे कोई चाय पानी का पूछ नहीं सका। ज़राद ने मौसरत की। नहीं भाई, प्लीज़ किसी फॉर्मेलिटी में नहीं पड़े। फ़िलहाल अभी फहमा को इस मसले से निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब तो चलता ही रहेगा। आप प्लीज़ फ़ौरन जाएं उसके पास। शिजा ने उसे किसी भी फॉर्मेलिटी में पढ़ने से रोका। आप आई कैसे हैं? मैं छोड़ाता हूँ आपको। अपनी चीज़ें समेटते हुए शिजा से पूछा। मैं गाड़ी पर आई हूँ, आप मेरी फिक्र नहीं करें। मैं बस निकलूंगी अब। प्लीज़ मुझे बता ज़रूर दीजिएगा कि जैसे ही इस मसले का कोई हल निकले। शिजा को रह रहकर फहमा की रोती हुई आवाज़ याद आ रही थी। इंशाल्लाह भाभी, बस आप दुआ कीजिएगा। ज़ेरात ने अपना लैपटॉप का बैग उठाते हुए कहा। ओके, फिर मैं चलती हूँ। वो दोनों वहाँ से आगे पीछे निकले। मैडम, वो ज़रात साहब आए हैं। मैडम ने सब बैठी नेल पॉलिश लगा रही थी कि जवाद ने आकर इतला दी। आय हाय, ये क्यों आ गया इस वक्त? ज़रात का नाम सुनकर वो बदमज़ा हुई। आज तो वो कुछ और ही प्लानिंग किए हुए थी। बिठाओ उसे ड्राइंग रूम में। जल्दी से पाँव जूती में अड़सते उठी, शीशे के पास जाकर खुद को देखा, फिर बाहर की जानिब चल पड़ी। अरे सरकार, खुश आमदीद, खुश आमदीद। इस वक्त कैसे आना हुआ? ज़रात का दिल किया अभी इस औरत को शूट कर दे जिसने फहमा के लिए ऐसी घटिया प्लानिंग की है। असल में मुझे कुछ दिनों के लिए अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है। कुछ पार्टीज अटेंड करनी है अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मैं चाह रहा था कि उस लड़की को अपने साथ ले जाऊं ताकि मुझे ऑर्डर्स बगैर किसी रुकावट के मिल जाए। समझ तो गई होंगी आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपने तासुरात को मायने खेज हंसी में छुपाए वो बोला। हाँ, अरे क्यों नहीं हजूर, अभी तो आपकी अमानत है। आज उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं तो आप कल आकर उसे ले जाइएगा अपने साथ। ज़रात ने दिल ही दिल में उसकी मंकारी की दाद दी, वरना दिल तो कर रहा था यहीं से घसीटता हुआ उस औरत को ले जाए और दिमाग सीधा कर दे इसका। इनके भी नखरे शुरू हो गए हैं अब। उसने इस्तेहज़ाई मुस्कुराहट दी। मुझे आज शाम को ही निकलना है, सो मैं किसी किस्म के एक्सक्यूज़ नहीं सुन सकता। उससे अभी और इसी वक्त भेजे मेरे साथ। मैंने ये नखरे देखने के पैसे नहीं दिए थे, खुद ही सीधा कर दूंगा उसको। उससे दांत पीसते हुए तहक्कुम भरे लहजे में कहा। जी जी, मैं भेजती हूँ उसे। उसका गुस्सा देख कर तो मेहरुन्निसा के हाथ पांव फूल गए। वो तेजी से अंदर की जाने बढ़ी और सामने से आती सारा उससे टकराई। क्या हो गया, ये हवा के घोड़े पर क्यों सवार हो? उससे मेहरुन्निसा को थामते हुए पूछा। वो ज़रात आया है, अभी मेहरुन्निसा को ले जाना चाहता है। कहीं जा रहा है, कह रहा है 2-3 दिनों से साथ रखेगा। मेहरुन्निसा के तफसील बताने पर सारा अंदर तक जल गई। वो तो सोचे बैठी थी कि आज की रात वो ज़रात के साथ गुजारेगी, मगर इतनी भी कोई हुस्न की मलका नहीं कि वो पागल ही हुआ जा रहा है। उसने अंदर की खौलन बाहर निकाली। और उस मलिक का क्या होगा? उसने आंखें निकालते मेहरुन्निसा को कहा। अरे उसने कौन सी इसकी कीमत दे दी है? वैसे भी ये कौन सा भागी जा रही है? चंद दिन तो रह गए हैं महीना ख़त्म होने में, फिर तो इसके और दाम बढ़वाएंगे। उसने एक आंख दबाते हुए मायने खेजी से हंसते हुए कहा। सारा हनकारा भर कर आगे बढ़ गई। मेहरुन्निसा तेजी से फहमा के कमरे की जाने बढ़ी जो अल्लाह से दुआ मांगने और रोने में मसरूफ थी। ए अल्लाह, मैं फिर से वहीं खड़ी हो गई हूँ जहाँ से आपने मुझे बचाया था। ए अल्लाह, क्या माँ बाप का दिल दुखाने का जुर्म इतना बड़ा हो गया कि आप मेरी माफ़ी को कबूल नहीं कर पा रहे? दिन रात यहाँ अपनी इज्जत को बचाने के खौफ में गुजारती हूँ। ज़रात की सूरत में एक निजात मिली थी, मगर लगता है वो भी मुझसे मुंह मोड़ गया। ए अल्लाह, मेरी सज़ा कब ख़त्म होगी? वो तड़प तड़प कर अल्लाह से दुआ कर रही थी, ये जाने बगैर कि अल्लाह अपने बंदे पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। चल उठ, कपड़े बांध अपने, तुझे जाना है 2-3 दिन के लिए। वो जो कारपेट पर बैठी थी, घुटनों पर बाजू धरे रोने में मसरूफ थी, मेहरुन्निसा की करख्त आवाज़ सुनकर डर गई। उसे लगा कुछ दिन पहले की कहानी फिर से दोहराई जा रही है। तब तो ज़ेरात ने उसे बचा लिया था, अब इस दरिंदे से उसे कौन बचाएगा जो सुबह ही उस पर अपनी गंदी नज़रों का हिसार खींच कर गया था। वो यही समझी कि मलिक कमाल उसे लेने आया है। वो तो जानती ही न थी कि अल्लाह ने उसके मुहाफिज को सब खबर दे दी है। उड़ भी जा। देखें प्लीज़ मेरे साथ ये जुल्म मत करें, मैं हाथ जोड़ती हूँ, यूँ मुझे किसी के आगे चारा बनाकर मत डालें। वो रोते हुए बोली।
लो, फिर से परसाई का दौरा पड़ा है क्या? इतने दिन के उसके साथ लूडो खेलती रही है कमरे में, अब उसी के साथ जाते फिर से शर्माया कि बोबो बन रही है। आखिर बार बार तो ये ड्रामे क्यों करती है? मेहरुन्निसा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से निकालते उस पर चढ़ दौड़ी। क्या कह रही हैं? मैं समझी नहीं। उसकी बातों ने वाकई उसे उलझा दिया था। आय हाय, किस पागल से मगजमारी करने बैठ गई मैं। ज़िराद आया है तुझे ले जाने, बैग तैयार कर, कुछ दिन तो उसके साथ रहेगी। और खबरदार अपनी पारसाई का ढंढोरा दोबारा पीटा। सारी रकम जो उसने तेरे लिए दी थी वो अब उसे वापस नहीं कर सकती मैं, मगर तेरी हरकतें देख के लग रहा है कि वापस ना करने पड़ जाए कहीं। उठ जाओ या उसके हाथों मेरी कब्र बनवा कर दम लेगी। वो तो बेयकीनी की कैफियत से ही बाहर नहीं आ रही थी। आंसू बेख्तियार बहे। यकीनन उसकी माँ की दुआएं ही हैं जो उसे हर जगह बचा लेती हैं। उसे यकीन हो गया उसके माँ बाप जिंदा होंगे और उसके लिए दुआ गो होंगे। और फिर सबसे बढ़कर वो अल्लाह जो वाकई 70 मौत से बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करता है। मेहरुन्निसा उसे लिताड़ कर जा चुकी थी। उसने एक शॉपर अलमारी से निकाला, उसमें जल्दी जल्दी चंद जोड़े रखे। थे तो सब स्लीवलेस और बड़े बड़े गलों वाले, मगर अभी उसके पास इनके अलावा कुछ नहीं था। आंसू साफ करती वो शॉपर हाथ में लिए बैग कंधे पर लटकाए ड्राइंग रूम में आई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई उसकी मतोरम सूरत देखते ही ज़िरात का दिल बैठने लगा। इतनी थोड़ी सी देर में उस पर क्या गुजरी होगी वो अच्छी तरह जान गया। देखें, अभी भी मुंह सुर्खेस का। मेहरुन्निसा ने अपनी तरफ से उसकी बीमारी का झूठ बोलने वाली बात में वजन पैदा करने की कोशिश की। कोई बात नहीं, मुझे ठीक करना अच्छी तरह आता है, चलो। उसने गुस्से से कहते फहमा को देखा और चलने का इशारा किया। फहमा सर झुकाई उसकी तकलीद करती गाड़ी में उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी। ज़िरात ने नहायत गुस्से से रेस ड्राइविंग करते गाड़ी मेहरुन्निसा के घर से निकाली। उसे अपने केस की मजबूरी न होती तो मेहरुन्निसा को ऐसी जगह फेंकता कि कोई भी उसका सुराग तक न पा सकता था। वो होती कौन है उसकी बीवी की बोलियां लगाने वाली? गुस्सा इतना शदीद था कि वो अपने गुस्से पर काबू पाने के चक्कर में साथ बैठे वजूद से भी कुछ लम्हों के लिए गाफिल हो गया। चौंका तब जब उसकी सिसकियां सुनाई दी। फहमा, क्या हुआ है यार? हम निकल आए हैं वहां से। आप बिल्कुल ठीक हो, डरने की अब कोई बात नहीं। यार ऐसे नहीं करो प्लीज, कल रात भी आपके आंसू ने डिस्टर्ब कर दिया था, और अब मेरे सामने तो नहीं रोना। मैं हूं ना आपके पास, आप पर कभी कोई आंच और कोई गलत कदम बढ़ने नहीं दूंगा। फहमा, माई स्वीट गर्ल, ऐसे नहीं करो प्लीज। उसकी आंसुओं की बढ़ती तादाद देखकर वो बेबस हो रहा था। अब उसके लिए गाड़ी चलाना नागुजीर हो गया तो उसने सड़क की साइड पर गाड़ी रोकी। शुक्र था कि इस सड़क पर रश भी इतना नहीं था। गाड़ी रोककर उसने दोनों बाजू उसके गिर्द हमाइल करके उसे अपने साथ लगा लिया। फहमा प्लीज स्टॉप क्राइंग। देखो, लोग मुझे मशकूक नजरों से देख रहे हैं कि शायद मैंने अपनी बीवी की बहुत पिटाई की है जो वो इतना रो रही है। उसने उसकी कमर सहलाते उसे नॉर्मल करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस से गुजरा हूँ यार, मुझे और परेशान मत करो। उसके मुसलसल रोने ने उसे परेशान किया। आखिर वो कुछ देर बाद संभल कर उससे अलग हुई। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं आपके साथ हूँ। मैं किस बुरी तरह खौफजदा थी मैं आपको बता नहीं सकती। आपको क्या शिजा भाभी ने बताया था? नम लहजे में अपनी तकलीफ उससे शेयर करते उसने आखिर में पूछा। हाँ, आपसे बात करने के बाद भाभी मेरे ऑफिस आई थी, फिर उन्होंने सारी बात बताई। उसने ये तफसील बताई। आप मुझसे खफा क्यों थे? ये एकदम उसे याद आया। मैं कब खफा था? उसने उसकी बात पर हैरान होकर उसे देखा। तो एकदम फ़ोन क्यों बंद किया और फिर किसी मैसेज और कॉल का रिप्लाई नहीं किया? उसका दिमाग कुछ हल्का फुल्का हुआ तो शिकायतें याद आने लगी। इनफैक्ट आपसे बात कर रहा था कि मेरे बॉस आ गए और एक अर्जेंट मीटिंग रख ली। बस इसी वजह से मैं आपकी कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे सका। आप ये सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपसे खफा होऊंगा? इतनी दिक्कतों से तो आप मेरा नसीब बनी हैं। उसने प्यार से उसके भीगे चेहरे को देखते हुए कहा, वो जो उसके पीछे हो चुकी थी मगर हाथ हनूज उसके हाथ में दबे थे। उसकी आंखों से लपकते जज्बे महसूस करके नजरें झुका गई। ठीक है, अब टेंशन तो कोई नहीं है ना? उसने उसके हाथ दबाते हुए कहा। उसने आहिस्ता से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, है तो बता दें, मैं अभी अपने तरीके से टेंशन ख़त्म कर दूंगा। उसकी बात पर फहमा ने हैरत से अपनी झुकी नजरें उसकी जानिब उठाकर देखा और वो इन हैरान आंखों की ताब न ला सका। बेख्तियार उसके आंसुओं से नम गालों को प्यार से छुआ। फहमा की तो सांस सीने में अटक गई। उसके सीने पर हाथ रखकर बमुश्किल उसे पीछे किया। हम सड़क पर खड़े हैं। बमुश्किल वो बोलने के काबिल हुई। कोई बात नहीं, लोगों को रोमांटिक सीन से महफूज होने दे। ज़िरात ने शरारत से उसके ब्लश करते चेहरे को देखकर कहा, मुझे भूख लगी है, सुबह से टेंशन के बायस कुछ नहीं खाया। उसने ज़िरात का ध्यान हटाने की कोशिश की। उफ जालिम लड़की। ज़िरात ने सर्द आह भरी। वो समझ गया था कि वो उसका ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है।
زیراد نے گاڑی سٹارٹ کی اور فہمہ کو لیے ایک فلیٹ پر آیا جو کہ اس کے کسی دوست کا تھا۔ وہ اسے ابھی اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ ابھی اپنی اصل حقیقت کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا جب تک کہ کیس نہ حل کر لیتا، اور احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ وہ فہمہ کو کہیں اور ٹھہراتا اتنے دن۔ اس سے یہ خدشہ تھا کہ اگر مہر النساء کا کوئی بندہ انہیں فالو کر رہا ہوا تو کہیں وہ محتاط نہ ہو جائے اور زیراد کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیں۔ یہ گلبرگ کا علاقہ تھا جہاں بہت خوبصورت فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ فہمہ کا ہاتھ تھامے اسے دوسری منزل کے ایک فلیٹ میں لے آیا۔ 2 کمروں کا یہ فلیٹ ویل فرنش تھا۔ کھانے میں وہ KFC سے برگر پیک کروا کر لے آئے تھے۔ لیونگ روم میں صوفوں کے سامنے رکھے سینٹر ٹیبل پر زیراد نے شاپر دھرے۔ سامنے ہی بنے ہوئے امریکن اسٹائل کے بنے کچن سے وہ پلیٹس لے آیا۔ یہ آپ کا فلیٹ ہے؟ فہمہ نے دلچسپی سے فلیٹ دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرے ایک فرینڈ کا ہے، میں اکثر یہاں آتا ہوں، سو ایک چابی یہاں کی میرے پاس بھی ہے۔ شاپرز میں سے برگر نکالتے ہوئے اس نے بتایا۔ آپ کو اچھا لگا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، بہت اچھا ہے، اس نے زیراد کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑتے ہوئے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ زیراد نے فہمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرور، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فہمہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے پہلے دن جب ہم ملے تھے تب اپنے پیرنٹس کا بتایا تھا۔ فہمہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو اکٹھے ہوئے۔ وہ کیسے اپنے ماں باپ کو بھلا سکتی تھی جن سے ملنے کے لیے وہ ہر لمحہ تڑپتی تھی، ماں کی گود کو ترس رہی تھی۔ آپ کے پاس کوئی نمبر ہے؟ آپ نے انہیں کانٹیکٹ کرنا تھا۔ میرے پہلے موبائل میں ابو کا نمبر تھا مگر مجھے زبانی یاد نہیں۔ ویسے بھی اب ان کے پاس جا کر کیا کروں گی؟ وہ تو فاتح پڑ چکے ہوں گے مجھ پر۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، گھر سے بھاگی لڑکی کو کیسی کیسی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میں تو پھر اغوا ہوئی تھی۔ کون مانے گا کہ میں ویسی ہی بے داغ ہوں؟ میرے ماں باپ کس کس کو میری بے گناہی کا ثبوت دیں گے؟ تو ان کی زندگی کو مشکل بنانے سے بہتر نہیں میں ان سے ملوں ہی نہ؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ او ہو یار، میں نے آپ کو رلانے کے لیے تو یہ سب نہیں پوچھا۔ اچھا ادھر آؤ میرے پاس۔ زیراد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ یہ جو آپ کی اور ہماری سوسائٹی کی سوچ ہے نا، بالکل غلط ہے۔ اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں۔ لوگوں کو کہنے دو جو وہ کہتے ہیں، آپ کب تک اپنے دل پر جبر کرو گے؟ میرے خیال میں ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، انہیں تسلی تو ہونا کہ آپ محفوظ ہیں۔ چلو مجھے اپنا ایڈریس بتانا، میں چیک کر کے اور انہیں منانے کی کوشش کروں گا۔ اور لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے، تو کیا ہم اتنے قیمتی رشتوں سے ان نام نہاد معاشرے کی باتوں کی وجہ سے منہ موڑ لیں؟ فہمہ کا ہاتھ تھامتے اس نے کہا۔ ہاں مگر سب ایسا نہیں سوچتے۔ فہمہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو میری جان، ہمیں ان سب سے کوئی غرض بھی نہیں ہے۔ کوئی اتنا فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا جو ہمارے بارے میں ہر وقت باتیں کرتا رہے۔ پلیز گرو اپ اینڈ بیکم ریئلسٹک۔ میں کل ہی ان کا پتہ کرواتا ہوں، پھر آپ کو ان سے ملانے لے جاؤں گا، اور پھر رخصتی کے بعد ہم انہیں بھی اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اچھے دنوں کا سوچتے کچھ دیر کے لیے فہمہ کے ذہن سے ہر نا آسودہ سوچ محو ہو گئی۔ اچھا، میں تھوڑی دیر کے لیے کام سے جا رہا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور میسج پر میں آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گا۔ برگر کی آخری بائٹ لیتے اس نے پلیٹ سینٹر ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا لے کر آؤں رات کے ڈنر کے لیے؟ یہاں اگر کچن کا کچھ سامان ہے تو میں خود بنا لیتی ہوں، اس نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے زراعت سے پوچھا۔ لگتا تھا عرصہ ہو گیا اسے نارمل زندگی گزارے ہوئے۔ آپ کے خیال میں کیا میں تیم واؤ، کوکنگ آتی ہے آپ کو؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ آپ کے خیال میں کہ میں پوہڑ ہوں اتنی؟ اماں نے سب کچھ سکھایا تھا، فخر سے بتاتے ماں کے نام پر دوبارہ ایک سایہ اس کے چہرے پر لہرایا۔ گریٹ یار، پھر تو میں اپنے کوک کی چھٹی کرواؤں گا۔ زراعت نے اپنے لہجے کی خوشگواریت برقرار رکھی تاکہ وہ زیادہ اداس نہ ہو۔ چلیں، میں پھر چیک کر کے کچھ بنا لوں گی۔ گریٹ، اندر سے دروازہ لاک کر لینا، اور اگر کوئی آئے تو آئی ہول سے پہلے دیکھ لینا۔ میرے علاوہ کوئی بھی ہو تو دروازہ مت کھولنا۔ وہ ضروری ہدایت دیتا مڑ کر جانے لگا کہ فہمہ کی آواز پر آگے بڑھتے ہوئے رکا۔ اور اگر آپ کے لیے بھی دروازہ نہ کھولوں تو؟ اس نے شرارت سے کہا۔ کیا خبر تھی کہ شرارت مہنگی پڑ جائے گی؟ وہ مڑا اور مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتا قریب آیا، کمر میں بازو حمائل کر کے اسے جھٹکے سے خود سے لگایا۔ 3 دن اور 3 راتیں میرے ساتھ ہیں، سوچ لیں اس کی سزا میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اب تو یہ بھی جان چکا ہوں کہ آپ کے بھی دل اور دماغ میں صرف میں ہوں۔ اس کی جذبے لٹاتی نظریں اس کے چہرے کی ایک ایک نقش کو سلگا رہی تھی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، اس نے روحاں سے لہجے میں کہا۔ مگر میں بالکل مذاق نہیں کر رہا، اس نے مسکراتے ہوئے اس کے گہری نظروں سے دیکھتے تھوڑی پر موجود تیل کو ہولے سے چھوا۔ آپ کو دیر ہو رہی ہوگی۔ فہمہ نے بمشکل اس کا دھیان ہٹانا چاہا۔ پہلے میرے پاس آنے کی جلدی تھی، اب بھگانے کی جلدی ہے۔ اب نے
اس نے اب کی بار دونوں بازوؤں کے گھیرے میں اسے لیا، ایسے کہ وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں آ گئی۔ اچھا نا، پلیز سوری، سچ میں دروازہ کھول دوں گی، ابھی چھوڑے مجھے۔ اس کی غیر ہوتی حالت پر بالآخر اسے ترس آ ہی گیا۔ میری 007 کی بہادری بس باتوں تک ہے؟ اسے چھوڑتے زراد نے شرارت سے کہا۔ آپ کی شاگردگی میں رہ کر شاید کچھ امپروومنٹ آ جائے، وہ بھی شرارت سے بولی۔ زراد مسکراتے ہوئے فلیٹ سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد شیزا کی کال آ گئی۔ کیسی ہو فہمہ؟ کہاں ہوں، ٹھیک ہو نا؟ اس کی پریشان آواز سن کر فہمہ کو اس پر بے اختیار پیار آیا۔ زراعت کے ایک رشتے نے اسے کتنے اور پیارے رشتے دیے تھے۔ اس نے ساری تفصیل شیزا کو بتائی۔ شکر، میں بہت پریشان تھی۔ چلو یار، اب میں بے فکر ہو گئی ہوں تمہاری طرف سے، سفیان کو کال کر کے بتاتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا اور فہمہ کچن کے کیبنٹ کھنگانے لگی تاکہ زراعت کے آنے سے پہلے کچھ پکا سکے۔ اس کو واپس آتے رات کے 8 بج گئے تھے۔ تمام وقت اس نے فہمہ کے ساتھ میسجز پر رابطہ برقرار رکھا، اس کے گھر کا ایڈریس بھی لے کر ایک بندے کو اس کے گھر کے حالات کا پتہ کرنے پر لگا دیا۔ فلیٹ کے باہر کھڑے ہو کر اس نے فہمہ کو کال کی۔ یہ احساس کس قدر اچھوتا تھا کہ آج واپسی پر کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ السلام علیکم۔ فہمہ نے خوبصورت سی مسکراہٹ سمیت دروازہ کھولا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپرز تھے۔ دروازہ بند کر کے فہمہ اس کے پیچھے آئی۔ یہ کچھ کپڑے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، پتہ نہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں یا نہیں، لیکن مجھے لگا آپ ان کپڑوں میں انیزی فیل کر رہی ہیں تو یہ خرید لیے۔ شاپر سینٹر ٹیبل پر رکھتے وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا فہمہ سے مخاطب ہوا۔ جھک کر جوتے اتارے۔ اتنی دیر میں فہمہ ٹھنڈے پانی کا گلاس لے آئی۔ زراعت نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تھینک یو، اس نے زراعت کے اشارے پر شاپرز کھولتے ہوئے کہا۔ پہن کر پہلے چیک کر لیں اور تھینک یو کو سنبھال کر رکھیں اپنے پاس۔ اس نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ وہ شاپر اٹھائے اندر آ گئی اور ان میں سے ایک سوٹ نکالا۔ لائٹ اورنج اور اسکن کلر کا سوٹ جس کے گلے پر ہلکی سی کڑھائی ہوئی تھی، ساتھ میں پرنٹڈ بازو اور بیک، شیفون کا خوبصورت سا دوپٹہ اور اورنج ٹراؤزر پہن کر جب وہ باہر آئی، کچھ دیر کے لیے زراعت اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکا۔ پھر نظریں ہٹا کر فقط اتنا بولا، اب اچھا لگ رہا ہے، شکر کہ آپ کو صحیح سے آ گیا۔ اب تو تھینک یو کہہ سکتی ہوں۔ اس کی مسکراتی آواز پر وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ جی نہیں، ابھی بھی نہیں۔ اچھا پکایا کیا ہے؟ چنے کی دال اور چاول۔ او آئی لو اٹ، زراعت خوش ہوتے ہوئے بولا۔ جلدی سے لے آئیں پھر۔ فہمہ کے بتانے پر اس کی بھوک دو چند ہو گئی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے انہوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد چائے بنا کر وہ اس کے پاس آئی جو کارپیٹ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے موبائل پر ہلکی آواز میں گانے لگائے ہوئے تھے۔ وہ بھی اس کے پاس نیچے بیٹھ گئی، ٹرے اپنے اور اس کے درمیان رکھے اسی کے انداز میں صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آپ نے کل رات مجھے کہا تھا کہ آپ نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے، اور کب کیسے یہ خیال آپ کے دل میں آیا آپ بعد میں بتائیں گے۔ آئی وانٹ ٹو نو اٹ ناؤ۔ فہمہ کے سوال پر ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھی، جسے بمشکل اس نے چائے کا گھونٹ پیتے چھپایا۔ تو کیا اس رات بھی آپ نے جو 1 ماہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کا سوچا تھا، اس کی وجہ بھی اسی بات سے جڑی ہے؟ اس نے حیرت سے اپنے شک کا اظہار کیا۔ سیریسلی آپ کو سیکرٹ ایجنٹ ہونا چاہیے، کہاں کہاں دماغ چلتا ہے آپ کا۔ اس کا ایک ہاتھ جو صوفے پر دھرا تھا اس نے بڑھا کر فہمہ کے بالوں کو سہلایا۔ اچھا اب بات کو ادھر ادھر نہ کریں، پہلے بتائیں۔ فہمہ نے اپنے بالوں سے اس کا ہاتھ نکالا اور اسے تنبیہ کی۔ ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو پورے استحقاق سے انجوائے کرتے ہوئے بتاؤں گا، مگر یہ تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یوں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ ویسے بھی ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کیا لمبا انتظار کرنا۔ چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جب آپ کو یونیورسٹی میں بچایا اور جس بے اختیاری کا مظاہرہ آپ نے میرے بازو کے ساتھ لگتے ہوئے کیا، میری سیریسلی پہلی مرتبہ ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، مگر جس طمانیت کا احساس میری وردی دیکھ کر آپ کے چہرے پر جھلکا تھا، دیٹ از ٹرولی ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین۔ پھر فرض کی ادائیگی میں وہ چہرہ ذہن سے نکلا تو نہیں، مگر وقتی طور پر محو ہو گیا، اور جب اس رات آپ کو وہاں دیکھا تب مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ چہرہ میں اس جگہ دیکھوں گا۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ سیکرٹ ایجنٹس کی نظروں سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا، سو آپ کے فیشل ایکسپریشنز وہاں کی لڑکیوں سے میل نہیں کھاتے تھے۔ آپ کا ڈرا سہما انداز اور آپ کا باریک دوپٹے میں اپنے بازوؤں کو چھپانا، حالانکہ وہیں سارا اپنے بے باک حلیے کے ساتھ میرے سامنے بے شرمی سے بیٹھی تھی۔ بس آپ کے انداز نے گڑبڑ کا احساس دلایا اور میں نے بے اختیار آپ کو پروٹیکشن دینے کا سوچا۔ میرے یقین کی تصدیق آپ نے اسی دن کر دی کہ آپ کو کس طرح ان لوگوں نے ٹریپ کیا۔ میں نے اس رات وہاں کے فون میں اور اس پینٹنگ کے پیچھے مائکرو فون فٹ کیے تھے۔
जिनसे वहाँ की गुफ्तगू चुनी जा सके। कुछ दिन बाद सैफी ने मुझे बताया कि ये लोग लड़कियां स्मगल कर रहे हैं और मंशियात का काम तो वो करते ही हैं। वो तह खाना इनफैक्ट मंशियात का गढ़ है। खैर, हमारे निकाह के पीछे वजह यह थी कि उस रात सैफी ने सुना था कि वो लोग दुबई में लड़कियों को स्मगल करेंगे और आपकी पिक्चर्स भी लेंगे। इसीलिए मैंने निकाह वाला काम किया ताकि अगर वो कोई हेर फेर करना चाहें तो आपको बचाने का मेरे पास कोई कानूनी जवाज़ हो। और फिर जब अल्लाह मोहब्बत को आपकी ज़िंदगी बना दे तो उससे हसीन बात क्या होगी। अब आया मेरी मोहब्बत पर यकीन। फहमा तो हैरान परेशान उसकी बातें सुन रही थी। सही कहते हैं, अल्लाह ने किसके नसीब में किसको लिखा होता है ये हम इंसान नहीं जान सकते। कैसे हेर फेर करके वो किसको कहाँ और कैसे किसी से मिला देता है, ये इंसान की सोच से बाहर की बात है। अल्लाह ने फहमा के नसीब में ज़रात को ही लिखा था। ये हालात की कशमकश तो जरिया बनी उन्हें मिलाने का। क्या हुआ? ज़रात ने उसे खामोश देख कर उसका कंधा हिलाया। बस हैरान हूँ कि अल्लाह ने कैसे हमें मिलाया। उसने अपनी चाय से आखिरी घूंट लेते हुए कहा, आई विश कभी आपकी प्यारी सी परेशानी के बगैर वाली सूरत भी देखने को मिले। हर वक्त रोती बसोरती और हैरान परेशान एक्सप्रेशंस देखकर तो मुझे अपने मुस्तकबिल की बहुत फिक्र होने लग गई है। ज़रात ने हसरत से कहते उस पर लतीफ़ से तंज किया। ऐसे ही रहे तो बेहतर है, नहीं तो आप तो फ्लैट ही हो जाते हैं। फहमा ने मुंह बनाते कहा, अपनी बीवी पर भी फ्लैट ना हूं तो किस पर हूं? वैसे सारा भी बुरी नहीं। ज़रात के शरारती अंदाज पर उसका मुंह हैरत से खोल गया। खबरदार जो आइंदा आपने उसका नाम लिया। और वो जो एक रात पहले आप किसी लड़की को लेकर गए थे, अगले दिन उसकी आहें ही बंद नहीं हो रही थी। कितने फ्रैंक हुए थे आप आखिर उसके साथ? फहमा ने गुस्से से वॉर्न करते उससे फिर तफ्तीशी अंदाज में पूछा, यार हम हिंदू नहीं हैं, अदरवाइज मैं पूछ लेता कि किसी जन्म में क्या पुलिस में रह चुकी हो। ऐसा करें, मेरी बीवी बनने के बाद मुझे असिस्ट करना। सीरियसली आधा बर्डन तो मेरा कम हो जाएगा। ज़रात उसकी तफ्तीशी आदत से तंग आकर बोला, इधर उधर मत घुमाएं, मेरी बात सीधी तरह बताएं। फहमा ने अब की बार उसकी जानिब रुख करके उंगली उठाकर उसे वार्न किया। ज़रात ने उसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए उसकी उंगली अपने हाथ की मुट्ठी में दबाई और एक झटके से उसे करीब करके उसके गिर्द अपने बाजुओं का हिस्सार बांधा। अगर ना बताऊं तो? उसने फहमा का गुस्से से तमतमाता चेहरा देखते हंसी होठों में दबाते हुए कहा, तो मैं आपके सारे पोल सुफियान भाई से कहकर आपके ऑफिसर्स को बता दूंगी। उससे भी शरारत से कहते उसकी जज्बे लुटाती नजरों में देखते हुए कहा, वो तो मुझे कोई शक नहीं, आप किसी हद तक भी जा सकती हैं। जिस लड़की को मैं बेजरर समझ रहा था उसने बड़े मजे से भाभी को मेरी पिक्चर्स तक चुपके से सेंड कर दी। माय गॉड, क्या चीज़ हो आप। ज़रात आज भी वो मैसेज याद करके अपना कहका नहीं रोक सका। मुस्कुराते हुए फहमा को देखा। फहमा को उसके चेहरे की सबसे खूबसूरत बात ये लगती थी कि उसकी आंखें जब भी फहमा पर पड़ती थी हम वक्त मुस्कुराती हुई लगती थी। यार, हमने उसको पैसे दिए थे और कहा था कि जो वो एक्सपेक्ट करके आई है हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। ये जस्ट मुलाकात है और इस बात का जिक्र वो किसी से नहीं करेगी। अदरवाइज मैं लड़कियों के मामले में बहुत खुश्क मिजाज हूँ। ज़रात ने उसे तफसील बताते हुए कहा, मुझे तो कहीं से नहीं लगते। फहमा ने अपने गिर्द उसके बाजुओं के बने हिसार की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप तो जान है मेरी, सिर्फ लड़की थोड़ी हैं। उसने मुस्कुराते हुए फहमा को खुद में जोर से खींचा। उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई। और कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन रह गया है तो वो भी कर लें, हसरत बाकी ना रहे। उसने सर नीचे करके उसे देखते हुए कहा, जिसका सर ज़रात के सीने पर था। आपने अभी जो कहा था कि मैं आपको असिस्ट कर लूं, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? उससे सीधे होते इश्तियाक से ज़रात से पूछा। ज़रात ने सर्द आह भरी, हसरत ही रह जाएगी आपके साथ रोमांस करने की। ज़रात ने बदमज़ा होते कहा, तो अभी क्या कर रहे थे? फहमा ने हैरत से पूछा, ये रोमांस था? ज़रात ने उल्टा उससे पूछा। ज़रात बेटा, तेरा मुस्तकबिल बहुत तारीख है, तेरी बीवी को पता ही नहीं रोमांस बातों से आगे की कहानी है। ज़रात ने खुद को मुखातिब करते कहा। उसके अंदाज पर फहमा को अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने जॉली भी हो सकते हैं। फहमा ने उसे चिढ़ाया। ज़रात ने अफसोस से सर हिलाते हुए उसकी हंसी को देखा। शौहर तो बनने नहीं दे रही तो जॉली ही बन सकता हूँ। ज़रात की बात पर वो बेख्तियार हंस पड़ी। नज़र उतार सकता हूँ। ज़रात के जज्बों से तो चूर लहजे ने फहमा की धड़कनों की रफ्तार बढ़ाई। ज़रात ने झुककर उसके माथे पर अपने लब रख दिए। फहमा ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। ज़रात की सांसों की गर्मी आहिस्ता आहिस्ता उससे अपने गालों पर महसूस हुई। उनके करीब बार्सिलोना की आवाज़ गूंज रही थी ज़रात के मोबाइल पर। We have been on for a minute. No more feeling alone. I have been gone for a minute. I have been out on the road. And the night got me thinking about lying in the bed
in the dark, in the warm. I want you for so long. Tell me, is it so wrong? Even if we fall in love, I don't want to hold you down, dear. Trying to make it so clear, hoping that we fall in love. Fall in love. Don't give up on me, baby. When I stumble along, when I act a little crazy, remember my love for you won't fade, won't fade. You keep it blazing. I want you for so long. Tell me, is it so wrong? Even if we fall in love. बस उसने ज़िरात को पीछे धकेलते हुए बमुश्किल कहा। ज़िरात ने उसकी गैर होती हालत के पेश नज़र अपने जज्बात पर बंद बांधा। अभी वो दोनों एक दूसरे के शहर से बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि ज़िरात के मोबाइल पर उसके किसी मातहत का फ़ोन आया। ज़िरात ने फहमा के गिर्द से हिसार हटाते पीछे होते 2 सेकंड के लिए खुद को संभाला। फहमा तेज़ी से उठकर किचन की जानिब चली गई। हेलो, हाँ समी, खैरियत? सर, वो जो सरमद चौधरी का नंबर था, हमने उससे उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। वो एक फार्म हाउस है। हमने उस जगह को फॉलो किया तो वहाँ एक गाड़ी में कुछ लड़कियों को आंखों पर कपड़ा बांध कर लाया गया है। हम झाड़ियों में खड़े खोटबीन से देख रहे थे। सर, मुझे यकीन है कि स्मगल करने के लिए ये लड़कियों को इसी फार्म हाउस पर रखता है। असजद उसकी आज की कॉल रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ही होती है मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आई एम श्योर उन्हीं से रिलेटेड बात होगी उसकी कॉल में। वेरी वेल डन यार। ठीक है, जैसे ही होती है मुझे बताओ। और वो मैंने तुम्हें सुलेमान साहब के बारे में पता करने का कहा था, उसका क्या बना? ज़िरात ने फहमा के वालिद का नाम लेते हुए पूछा। सर, उसकी रिपोर्ट सुबह आप तक पहुंच जाएगी। ग्रेट, कैरी ऑन। थैंक यू सर। ज़िरात ने फ़ोन बंद करके मुड़कर फहमा को तलाशा, जो वजू करके अब नमाज पढ़ने खड़ी हो गई थी। ज़िरात ने अपना लैपटॉप ऑन किया क्योंकि अभी उसे सरमद चौधरी से मुतालिक मेल मिलनी थी। 5 मिनट नहीं गुजरे कि उसे मेल मौसूल हुई, इसलिए हैंड फ्री लगाकर कॉल सुननी शुरू की। हेलो, हाँ मेहरुन निसा, लड़कियाँ पहुँच गई हैं। मैं पहले उनको खुद छान पटक के देखूंगा, कर और लड़कियों का इंतज़ाम करना। उसके साथ ही कॉल बंद हो गई। समी की बात की तस्दीक हो गई थी कि उसने लड़कियां अपने फार्म हाउस पर रखी हैं। उसने हैंड फ्री उतार कर सर मुस्तफ़ा को इतला देने के लिए रिपोर्ट बनानी शुरू की। फहमा जैसे ही फारिग हुई, ज़िरात ने उसे लेटने के लिए कहा। आप कब फ्री होंगे? उसकी बात पर ज़िरात शरारत से मुस्कुराया। मेघना, अगर वेट किया तो आज की रात तो मैंने आपको सोने नहीं देना। उसकी बात का मफहूम समझते उसका चेहरा सुर्ख हुआ। ओके, मैं जा रही हूँ सोने। उसके घबरा कर उठने पर ज़िरात अपना कहका नहीं रोक सका। गुड नाइट माई लाइफ, उसने मोहब्बत से कहते उसे देखा। गुड नाइट कहते साथ ही वो सोने चली गई। सुबह जब वो उठी तो ज़िरात को अपने करीब लेटे पाया। ना जाने वो रात में कब उसके पास आकर लेटा था। उसने उठकर बैक की साइड से टेक लगाते ज़िरात के खूबसूरत चेहरे को देखा। कुछ ही दिनों में ये शख्स कितना प्यारा हो गया था। आज अगर उसकी माँ ये जान ले कि उसके नसीब में अल्लाह ने इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स लिखा है तो वो कितना खुश हो। उसने मोहब्बत से उसके माथे पर बिखरे बालों को संवारा। वो ज़रा सा किस्मसाया तो उसने हाथ जल्दी से पीछे खींच लिया। बेड से उठकर वॉशरूम में गई, फ्रेश होकर किचन में आई। रात में आते हुए ज़िरात नाश्ते का सामान भी ले आया था। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। ज़िरात किचन से आते खटर फटर की आवाज़ से उठ गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो फहमा इन हिमाक से नाश्ता बनाने में मगन थी। किचन की जानिब आया और आहिस्ता से उसके पीछे खड़े होते उसके कंधे पर थोड़ी रखी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फहमा उसके करीब आने पर नर्वस हुई। ज़िरात ने हैरान होते उसका रुख अपनी जानिब किया। आपको कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ आपके पास, जबकि मैं तो आवाज़ पैदा किए बगैर आया हूँ? आपके क्लोन की खुशबू आ गई थी। फहमा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो अब आप मुझे मेरी खुशबू से पहचान लेती हैं। वेरी गुड। ज़िरात ने उसे सराहा। इतने दिनों से हम इकट्ठे हैं, आपके परफ्यूम की पहचान हो गई है। उसने दोबारा रुख मोड़कर चूल्हे से चाय उतारी। आपने अब ऑफिस जाना है। ज़िरात जो मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देख रहा था, उसके सवाल पर चौंका। नहीं, कुछ ज़रूरी काम से जाना है, आज ऑफिस नहीं जाना। फहमा ने लाउंज में नाश्ते की चीज़ें रखी। 9 बजे का वक्त था। अभी वो दोनों नाश्ता कर ही रहे थे कि ज़िरात को समी की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने जो सुलेमान साहब के घर का एड्रेस दिया था, वो लोग अब वहाँ नहीं रहते, वो घर बेच चुके हैं। कहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर है। बस वहाँ कुछ चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं वो ले आता हूँ। मैं वहीं मौजूद हूँ इस वक्त। ज़िरात ने एक नज़र फहमा को देखा। ठीक है, ले आओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारी तरफ आकर वो चीज़ें ले जाऊँगा। ओके सर। फ़ोन बंद करते उसे समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरह फहमा को ये बात बताए। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? फहमा ने उसे गुमसुम देखते हुए कहा। वो उठकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठा। मैंने कल एक बंदे को आपके घर वालों का पता करने भेजा था, मगर पता चला कि वो लोग उस घर को बेचकर कहीं चले गए हैं। कहाँ ये वहाँ रहने वाले नहीं जानते।
آپ کے کوئی ریلیٹیوز جن کا آپ کو پتہ ہو؟ ہمارے تو کوئی ریلیٹیوز یہاں نہیں رہتے، اور ہم تو زیادہ کسی سے نہیں ملتے تھے، فہمہ نے پریشانی سے کہا۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوتا، کوئی حل نکالتے ہیں۔ زراعت کو اس کی پریشانی کا اچھا خاصا اندازہ تھا۔ اچھا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پلیز تب تک آپ نے پریشان ہو کر خود کو ہلکا نہیں کرنا، زراعت نے اٹھتے ہوئے اسے کہا، جو کر پیشانی چومی۔ وہ اس وقت سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ پریشان صورت لیے بیٹھ گئی، وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور اللہ سے ان کی خیریت کی دعا مانگی، 2 نفل پڑھے حاجت کے جو وہ روز ان کے لیے پڑھتی تھی۔ سر، یہ کچھ سامان ملا ہے اس شاپر میں ان کے گھر سے۔ وہ جیسے ہی سمی کے پاس پہنچا اس نے ایک بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ تھینک یو یار، چلو میں سیفی کی طرف جا رہا ہوں، کوئی اور سرمد چودھری کی طرف سے پروگریس ہو تو مجھے بتانا۔ اوکے سر۔ ابھی وہ وہاں سے نکل ہی رہا تھا کہ سفیان کی کال آ گئی۔ ہاں بڈی۔ اس نے بیگ گاڑی میں رکھتے کال پہ کی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اب وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ مبارک ہو شہزادے، سفیان کی بات نے اسے چونکایا۔ خیریت؟ اس نے اچھپے سے پوچھا۔ ڈیئر سرمد چودھری نے پرسوں رات کی جگہ آج صبح فجر سے پہلے منشیات سے بھرے ٹرکوں کو سرحد پار کروانے کی کوشش کی۔ ہم چونکہ کچھ دن پہلے ٹرکوں کا نمبر چوکیوں پر لکھوا چکے تھے، لہٰذا وہ پکڑے جا چکے ہیں۔ فی الحال تو سرمد روپوش ہو گیا ہے، مگر اس کے چند ماتحت پکڑے گئے ہیں جنہوں نے کنفیس کر لیا ہے کہ یہ سب اسی کا کام ہے۔ اب اس کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو رہے ہیں۔ سفیان کی پرجوش آواز میں سنائی جانے والی خبر پر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ گریٹ یار، ڈونٹ وری، ہمارے پاس تو اس کا نمبر ہے، ہم اسے ٹریس کر لیں گے، ڈونٹ وری۔ اسی خوشی میں سیلیبریشن تو بنتی ہے، تو ایسا کر فہمہ کو لے کر آج فارم ہاؤس پر آ جا۔ چل میں واپس جا کر بات کرتا ہوں فہمہ سے، پھر تجھے بتاتا ہوں۔ زراعت نے گاڑی واپسی کے راستے پر بڑھائی، کیونکہ جس سلسلے میں سفیان سے ملنا تھا وہ کام تو ہو گیا تھا۔ جس وقت وہ واپس آیا فہمہ اسی پریشان صورت میں ملی۔ کچھ پتہ چلا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ یہ ایک بیگ ملا ہے وہاں سے، آپ چیک کرو، شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جن سے ان کا پتہ چل سکے۔ زراعت نے اسے بیگ پکڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر بےتابی سے بیگ کھولا، زراعت بھی قریب بیٹھ گیا۔ اس بیگ میں فہمہ کی اسناد اور ان کی فیملی پکچرز کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ فہمہ مایوسی سے اپنے ماں باپ کی تصویر ہاتھ میں لیے رو پڑی۔ فہمہ بری بات ہے، ہم ڈھونڈ لیں گے ان کو انشاءاللہ، ایسے نہیں کرو، زراعت نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، نہ جانے انہوں نے کیا کچھ سہا ہوگا، کس حال میں ہوں گے وہ۔ میری جیسی بیٹیوں کو مر جانا چاہیے جو ماں باپ کو کسی بھی وجہ سے دھوکہ دیتی ہیں۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ غلط بات ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ آپ نے انہیں دھوکہ دیا، مگر کسی غلط کام کے لیے نہیں دیا، اور اپنے لیے کبھی بھی موت نہیں مانگتے۔ اللہ نے یہ زندگی اسی لیے نہیں دی کہ ہم اس کی یوں تذلیل کریں۔ ہم انسان ہیں اور ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر ان سے سیکھنا اور انہیں پھر نہ دہرانا ہی اصل زندگی ہے، نہ کہ یوں کفری الفاظ بولنا۔ اور نہ صرف آپ اپنے لیے موت مانگ کر کفر بول رہی ہو، بلکہ مایوسی کی باتیں بھی کر رہی ہو۔ میں نے کہا نہ ہم انشاءاللہ انہیں ڈھونڈ لیں گے، آپ مایوس کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے آپ نے، میں تو آپ کو بہادر سمجھ رہا تھا، زراعت نے رسان سے اسے سمجھایا۔ ایسا کریں، یہ فوٹوگرافس مجھے دیں، میں اس کے زیادہ سارے پرنٹ نکلوا کر اپنے بندوں کو دیتا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی ان کا پتہ چل جائے گا۔ زراعت نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب نہیں رونا، اوکے؟ زراعت نے اسے تنبیہ کی۔ آپ کو ایک گڈ نیوز دوں؟ زراعت نے اس کے دھیان بٹانے کے لیے کہا۔ جی؟ اس کے کہتے ساتھ ہی زراعت نے اسے منشیات سے متعلق ساری خبر سنائی۔ مبارک ہو پھر تو، بہت بہت، مگر وہ روپوش کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ بھی پتہ چل جائے گا، اس کا پرسنل نمبر ہمارے پاس ہے، ڈونٹ وری۔ زراعت نے اسے تسلی دلائی اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے فوٹوگرافس لے کر اپنے لیپ ٹاپ والے بیگ میں رکھیں۔ سفیان نے ہمیں اپنے فارم ہاؤس پر انوائٹ کیا ہے، آپ چلیں گے؟ زراعت نے اس کی جانب دیکھا جو اپنی ہی سوچوں میں محو تھی۔ ابھی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، اس نے بے چارگی سے کہا۔ پسمردہ سی کیفیت اس پر چھائی ہوئی تھی۔ چلیں گی تو ذہن بھی فضول کی سوچوں سے باہر آئے گا، میرا اتنا سمجھانے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا؟ زراعت نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے فہمہ، ہماری زندگی میں مشکلات اللہ کے حکم سے آتی ہیں، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی آزمائش ہے۔ آپ نے پھر مایوسی کی بات کی؟ آپ کو پتہ ہے اللہ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کی تلقین کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے رحمان اور رحیم ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں سزا دے رہا ہے؟ کیا آپ کو اس کی رحمت پر کوئی شک ہے؟ نہیں تو میرا مطلب یہ نہیں تھا، بے شک آپ کی انٹینشن یہ نہیں، مگر آپ کے دل میں اپنی غلطی کا خوف زیادہ ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی تو ہمارا توکل ہے کہ ہم اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے بھی یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہماری غلطی کو معاف کرے گا کہ نہیں۔
یہ بے یقینی ہی ہمیں مایوسی کی جانب لے جاتی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر وہ اتنا ہی غیظ و غضب والا ہوتا اور آپ کی لغزش کو اس نے معاف نہ کیا ہوتا تو کیا اس گندگی کی جگہ پر وہ آپ کو اتنے احسن طریقے سے محفوظ رکھتا؟ میرے دل میں بھی آپ کو بچانے کی خواہش پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کو اور مجھے اس رشتے میں باندھنے والا کون ہے؟ اس نے تو اپنی رحمت کی اتنی مثالیں دی آپ کو، آپ پھر بھی مایوس ہو رہی ہو؟ زراعت کی باتوں پر وہ واقعی کام گئی۔ ہاں، یہ وہی ذات تو ہے جس سے اس نے گڑ گڑا کر رحم کی دعا مانگی تھی، اور اس نے ہر قدم پر اس دلدل میں دھنسنے سے بچایا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اسے اپنی غلط سوچ کا احساس ہوا۔ مجھ سے نہیں، اللہ سے معافی مانگے، اور اب اس پر اسی طرح توکل کریں جیسے آپ نے مجھ سے نکاح کے وقت کیا تھا۔ وہ کتنا صحیح کہہ رہا تھا۔ فہمہ نے دل میں سوچا، اللہ سے معافی مانگی، اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ اللہ جلد ہی اسے اس کے ماں باپ سے ملائے گا۔ کس کمینے نے مخبری کی ہے، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے چاروں کے چاروں ٹرک پکڑے گئے ہیں۔ اس الو کی پٹھی مہر النساء کو کال ملا، اسی کے پاس تھا نا میرا سارا سامان۔ سرمد چودھری غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ سر، وہ لائن پر ہے۔ اس کے ایک ماتحت نے جلدی سے کال ملائی۔ ہیلو، اپنی کرخت آواز میں وہ بولا۔ جی سرکار، مہر النساء بڑے ناز سے بولی۔ سرکار کی بچی، بتا کس نے مخبری کی ہے میرے ٹرکوں کی؟ اس نے اپنا سارا غصہ اس پر نکالا۔ صاحب قسم لے لیں جو یہاں میری لڑکیوں میں سے بھی کسی کو علم ہو کہ اس تہ خانے میں کیا ہے۔ وہ اس کے غصے سے خوف زدہ ہو کر جلدی جلدی صفائیاں دینے لگی۔ بکواس بن کر، طوائف اور اس کی قسمیں، تھوکتا ہوں میں تجھ پر۔ جلدی سے بتا کون کون آیا ہے ان دنوں تیرے پاس۔ مجھے جلد سے جلد سب کے ناموں اور ان کے کام کا ریکارڈ چاہیے، ورنہ یاد رکھنا آج کل میرے کتے بہت بھوکے ہیں، کہیں تجھے ان کا چارہ نہ بننا پڑے۔ سرمد چودھری کے الفاظ پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی بتاتی ہوں، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ اور ہاں حلیہ بھی بتا، میں تھوڑی دیر تک فون کرتا ہوں۔ اس نے غصے سے فون بند کرتے کہا۔ انتظار کرتے وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹھہل رہا تھا۔ 10 منٹ بعد اس نے دوبارہ فون کیا۔ سرمد نے اپنے ایک بندے کو فون دیا جو بتائے جانے والے لوگوں کے حلیوں کا اسکیچ بنا رہا تھا۔ جب وہ سب کا بتا چکی تو سرمد چودھری نے فون بند کر دیا۔ مجھے ان سب بندوں کا پورا بایو ڈاٹا آج رات سے پہلے چاہیے، نہیں تو سب کو الٹا لٹکا کر اتنے چابک ماروں گا کہ تمہاری ہڈیاں بھی رحم مانگیں گی۔ جبڑے بھینچ کر غصیلی نظروں سے انہیں کہتا وہ منہ سے کف اڑاتا کروفر سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ گھر سے نکلے ہی تھے کہ سفیان کی کال آ گئی۔ نکل پڑے ہیں اللہ کے بندے، کبھی مجھے سکون سے اپنی بیوی کے ساتھ 2 باتیں بھی کر لینے دیں۔ صبح سے اب تک کہ تیرا 10واں فون ہے۔ زراعت نے کال ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل کان سے لگائے سفیان کو لے تڑا۔ کنفرم کرنا تھا کہ تم دونوں آ رہے ہو نا، جن کے اعزاز میں آج کا ڈنر ہے۔ سفیان نے شرارت سے کہا۔ بھائی ابھی 6 بجے ہیں، 7 بجے ہم وہاں موجود ہوں گے۔ کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں نکلا ہے تم لوگ؟ سفیان نے طنز کیا۔ یار آج پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ عورتیں تیاری میں کتنا ٹائم لگاتی ہیں۔ وہ جو مزے سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، زراعت کی بات پر حیران ہوتے اسے گھورا۔ اب نظروں کے تیر چل رہے ہیں، میں تو تیار تھا، تیری بھابھی کا نکلنے کا موڈ نہیں تھا، مسلسل شرارتی لہجے میں کہتا وہ فہمہ کی گھوریوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ واقعی بیٹا، تو نے 2 دنوں میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایسے معاملات شروع ہو گئے ہیں تم دونوں میں، پھر تو اگلے مہینے تو مجھے چچا بننے کی خوشخبری سنائے گا تو۔ سفیان نے بھی اسی کی طرح شرارتی لہجے میں بولا۔ اچھا اب زیادہ بک بک نہ کر۔ اس کی بات پر اس نے قہقہ لگایا۔ اوکے جانی، ویٹنگ۔ سفیان نے بھی مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ شرم تو نہیں آتی آپ کو سفیان بھائی سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اور میں نے کب دیر لگائی ہے؟ لپسٹک تک تو لگائی نہیں۔ اس نے جیسے ہی فون بند کیا، فہمہ نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ میری جان کو ضرورت بھی نہیں ان چیزوں کی۔ زراعت نے اس کے گالوں کو پیار سے انگلی سے چھوتے ہوئے کہا۔ ٹی پنک کلر کا خوبصورت سوٹ پہنے اور ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ ویسے ہی اس کے دل میں اتر رہی تھی، جبکہ وہ خود لائٹ پنک کلر کی شلوار قمیض پہنے اس سے اپنے تیکھے نقوش اور چہرے پر سجی بیئرڈ میں بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہاں کون کون ہوگا؟ فہمہ نے اس کا دھیان خود سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ 1-2 فرینڈز ہوں گے، سیفی اور بھابھی کے علاوہ۔ صحیح، اس نے کہتے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر پلیئر آن کیا۔ رابرٹ کوچ کی خوبصورت آواز نے انہیں اپنے حصار میں لیا۔ Caught in the riptide. I was searching for the truth. There was a reason I collided into you, calling your name in the midnight hour, reaching for you from the endless dream. So many miles between us now, but you are always here with me. Nobody knows why, nobody knows how, and this feeling begins just like a spark, tossing and turning inside of your heart, exploding in the dark, oh inside me. I find my way back to you, two words, in your hands, in your hearts. It's whole universe. You are always here with me.
زیراد نے اس کی اداس شکل دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھٹنے پر رکھا اور ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتا رہا۔ کیا بات ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایسا لگ رہا ہے یہ بے فکری کے لمحے، آپ کا ساتھ، یہ سب ایک خواب ہے، اس نے اداسی سے کہا۔ حسرت ہی رہ جائے گی آپ کی ہنسی دیکھنے کی، لگتا ہے اسی حسرت میں کوچ بھی کر جاؤں گا، زیراد نے دہائی دیتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے، کیسی فضول باتیں کرتے ہیں، فہمہ نے دہل کر کہا۔ تو اور کیا یار، میں آپ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو لایا ہوں، اور آپ ہو کہ میرا دماغ خراب کر رہی ہو، زیراد نے چڑھ کر کہا۔ ہنسی تو پھر آپ نے نظر اتارنی شروع کر دینی ہے، اس نے منہ بنا کر کہتے زیراد کو گزری رات کی یاد دلائی۔ زیراد اس کے جواب پر اپنا بے ساختہ قہر کا نہ روک پایا۔ نہیں، اب مہذب طریقے سے اتاروں گا۔ جی نہیں، شکریہ، فہمہ نے جلدی سے کہا، مبادا وہ اپنی بات پر اڑ جاتا۔ کچھ دیر بعد سفیان کا فارم ہاؤس آ گیا۔ باقی سب پہلے سے موجود تھے، انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ رہائشی حصے کی پچھلی جانب سوئمنگ پول کے ساتھ ڈنر کی ارینجمنٹ کی گئی تھی۔ جیسے ہی یہ لوگ ان کے قریب پہنچے، سب نے مل کر خوبصورت سبوں کے فہمہ کو دیا۔ میرے لیے نہیں ہے یہ، زیراد نے شرارت سے سفیان کو کہا۔ نہیں، تو نے کوئی تیر نہیں مارا۔ ہاں، بھابھی کو تجھ جیسے مونسٹر کو برداشت کرنے پر ہم ان کی ہمت کو داد دے رہے ہیں۔ مونسٹر؟ اپنے لیے یہ لقب سن کر زیراد کو جھٹکا لگا۔ دیکھ لو آپ کے شوہر کو کیا کہہ رہا ہے، زیراد نے فہمہ کو متوجہ کرتے دہائی دی۔ آپ ہی کے دوست ہیں۔ فہمہ نے ان کی باتوں کو انجوائے کرتے ہوئے مسکراہٹ دباتے زیراد کو ہری جھنڈی دکھائی، جس پر سب کا مشترکہ کہکا نکلا۔ تم لوگوں نے اس بےزتی کے لیے مجھے یہاں انوائٹ کیا تھا، زیراد نے مصنوعی غصے سے کہا۔ چل اب زیادہ ڈرامے نہ کر، سفیان نے اس کے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ سب انہیں لیے ایک ٹیبل پر آئے جہاں کیک رکھا تھا جس پر ویلکم لکھا ہوا تھا۔ ویلکم ان آر گروپ بھابھی، سب نے یک زبان ہو کر فہمہ کو کہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کیا۔ سب کچھ اتنا انوکھا اور اچھوتا لگ رہا تھا، زراعت کے حوالے سے سب اسے بھابھی بلا رہے تھے، اور یہ حوالہ اسے بہت عزیز تھا۔ اس نے اور زراعت نے مل کر کیک کاٹا۔ یہ چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ہے، گرینڈ والی، ہم آپ کو اس کیس کے سالو ہونے کے بعد دیں گے، فہمہ نے زیر لب انشاءاللہ کہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں سوئمنگ پول کے پاس آہستہ آہستہ قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ چاند کی شعائیں پانی پر پڑتی ہر منظر کو روشن کر رہی تھی۔ پتہ ہے، یہاں ایسے چلتے ایک چیز کی بہت خواہش ہو رہی ہے۔ فہمہ کا واقعی یہاں آ کر دھیان بٹ گیا تھا۔ کیا؟ زراعت جو ہاتھ پیچھے باندھے سر کو قدرے جھکائے چل رہا تھا، بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ یہی کہ کبھی آپ کے ساتھ سمندر کی گیلی ریت پر ایسے ہی چلوں۔ اس کی خواہش جان کر زراعت کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، سمی کی کال آئی۔ ہیلو سمی، خیریت؟ زراعت نے جلدی سے اس کی کال اٹینڈ کرتے کہا۔ سر، وہ نمبر جو سرمد چودھری کے زیر استعمال تھا دوپہر سے بند ہے۔ کیا کہہ رہے ہو یار؟ چیک کرو پھر کوئی اور نمبر۔ اپنے اس دوست سے بات کرو جو اس کمپنی میں ہے جس کا وہ نمبر استعمال کر رہا تھا۔ زراعت کے چہرے سے اب کی بار ہلکی سے پریشانی جھلکی۔ سر، میں نے چیک کروایا ہے، لاسٹ کال کب ہوئی تھی اس کے موبائل سے؟ سر، وہی ٹرکوں سے ریلیٹڈ مختلف کمپنیز کی انفارمیشن اٹھاؤ، ہمارے لیے اس کا نمبر لینا ضروری ہے بہت۔ اوکے سر، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ ٹرائی نہیں کرنا، جلدی پتہ کرنا ہے۔ جی سر۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی زراعت نے کال بند کی، فہمہ نے پوچھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، ایک انجانے نمبر سے کال آئی، پی سی او کا لگ رہا تھا۔ ہیلو، زراعت اسپیکنگ۔ زراعت نے کال اٹھاتے کہا۔ ہیلو میری جان، سنا ہے بڑے دم خم والے ہو؟ زراعت نے حیرت سے اس اجنبی کی بات سنی، وہ آواز نہیں پہچان سکا۔ سوری، آپ کون ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ زراعت تعجب سے بولا۔ بیٹا، میں وہ زخمی شیر ہوں جس کے کچھار میں تو نے ہاتھ ڈالنے کی غلطی کی ہے۔ بڑے طریقے سے تو نے مہرونیسا کو بے وقوف بنایا ہے، مگر مجھے تو جانتا نہیں، بہت غلط جگہ پنگا لے بیٹھا ہے۔ اب کی بار زراعت کو سمجھ آ گئی کہ دوسری جانب کون ہے۔ بیٹا، میں نہ صرف شیر کو زخمی کرنا جانتا ہوں، بلکہ اس کو چیر پھاڑ کر بھی رکھ دیتا ہوں۔ جہاں سے بھی تو نے میرے بارے میں انفارمیشن لی ہے، اس نے آدھی ادھوری دی ہے۔ زراعت اس سے کہیں زیادہ پھنکار کر بولا۔ آئی لائک اٹ۔ دشمن جتنا ہوشیار ہو، لڑنے کا اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ بے شک، تو پھر چھپ کر وار کرنے کی کوشش میں کیوں ہو؟ سامنے آؤ تاکہ لڑنے کا مزہ دوبالا ہو۔ وہ بھی زراعت تھا، بڑے بڑے سورماؤں کا اس نے قصہ تمام کیا تھا۔ سرمد چودھری لاجواب ہوا۔ ضرور ضرور آئیں گے، جلد ہی، ابھی تو آغاز ہے، کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ کون تھا؟ کیا ہوا ہے؟ فہمہ کو اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ سرمد چودھری مہرونیسا کے ذریعے مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ زراعت کی بات پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا ڈیئر، آپ کو ٹینس ہو رہی ہیں، ہم ہیں نا۔
जिराद ने उसके कंधे पर अपना दायां बाजू हिमायल किया और अपने लिए और उसे लिए रिहायशी हिस्से की जानिब आया। वो जान गई कि वो उसे बहला रहा है। अंदर जाकर उसने सबके साथ डिस्कस किया। मसला अब ये था कि उसे ट्रेस कैसे किया जाए कि वो कहाँ है, क्योंकि जो लोग उसके फार्म हाउस की निगरानी कर रहे थे उन्होंने इत्तला दी थी कि सरमा चौधरी ने फिलहाल वहां पनाह नहीं ली। एक आइडिया मुझे आया है, मगर वो सुनने के बाद सबने ठंडे दिमाग से सोच कर जवाब देना है। फहमा ने सबको देखते हुए कहा। बताएं, जिराद ने कहा। मुझे लगता है कि महरुन्निसा जानती होगी, क्योंकि वो अपने दोनों गलत काम उसी की तवस्सुत से कर रहा है। तो ऐसा करते हैं, मैं कल वहां वापस जाती हूँ, हो सकता है कुछ पता चल जाए। नहीं, अब आप वहां नहीं जाओगी, जिराद ने उसकी बात सुनते ही कहा। ओफ, ठंडे दिमाग से सोचे, वैसे भी मैंने तो कल जाना ही है वापस। उसने जिराद को याद दिलाया। मगर अब मेरी पोजीशन उनकी नजरों में खुलकर वापस आ गई है और वो आपको भी इसी पैराए में देखेंगे, जिराद ने कातियत से कहा। वैसे भी ये बहुत रिस्की है भाभी, सुफियान ने भी कहा। मेरे ख्याल में फहमा ठीक कह रही है, आप लोग एक चिप इसको लगा दें जिससे आप वहाँ की सब गुफ्तगू सुन लेंगे। ये नहीं हो सकता कि अब वो महरुन्निसा को इस सब किस्से से बाहर निकाल देगा। आखिर को अभी उसे लड़कियों को स्मगल करने वाला काम उसी से करवाना है। बिल्कुल, फहमा ने फौरन कहा। जैसे भी है हम पता करवा लेंगे, मगर ये काम मैंने नहीं करना। जिराद ने गुस्सैली नजरों से उसे देखा। सुफियान भाई प्लीज ना, देखिए अगर आप वो चिप लगा देंगे तो किसी भी इशू में मुझे इजीली रेस्क्यू कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। फहमा, हमारा इस सब में इन्वॉल्व होना और मायने रखता है, जिराद ने उसे टोका। क्या आप नहीं चाहते मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं? जिराद सर पकड़ कर बैठ गया। बात उसकी ठीक भी लग रही थी, मगर वो कैसे अपनी जिंदगी को ऐसी मुश्किल में डाल देता। मेरा ख्याल है भाभी ठीक कह रही हैं, जब हम उसे ट्रेस आउट कर लेंगे तो उसे पकड़ना मुश्किल नहीं होगा, मगर उसके लिए हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। कुछ लोग हर वक्त महरुन्निसा के घर की पहरेदारी करेंगे। उसके अलावा हमारे माइक्रोफोन्स भी उनकी नजरों में नहीं आए, जिससे हम बआसानी वहां की गुफ्तगू सुन सकते हैं। सुफियान और बाकी सब भी फहमा की बात से मुत्तफिक हुए और फैसला ये हुआ कि वो रात वहीं सब गुजार कर फहमा को अगले दिन जिराद का कोई मातहत रिक्शे वाला बनकर वहां छोड़ आएगा। कुछ देर मजीद अगला अमल तय करके सब सोने के लिए मुख्तलिफ कमरों में चले गए। फहमा किचन में पानी पीने की गर्ज से गई, जबकि जिराद वहीं लाउंज में बैठा हुआ था। कुछ देर बाद उसने गर्दन मोड़कर किचन में मौजूद फहमा को देखा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर किचन की जानिब कदम बढ़ाए। फहमा जो कुर्सी पर बैठी पानी पी रही थी, मुड़कर उसने जिराद को अंदर आके देखा और फिर वापस चेहरा मोड़ लिया। जिराद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। चाय बनाकर दे सकती हैं? मुसलसल उसे अपनी नजरों की गिरफ्त में रखे हुए था। जी क्यों नहीं, वो नजरें चुराते हुए बोली, फिर उठकर पैन में दूध और पत्ती डाली। वो जिराद की कुछ कहती नजरों से खुद को बचाने के लिए इधर उधर की चीजें समेट रही थी। वो कोनिया मेज पर जमाए बैठा था। फहमा की जानिब उसकी पुश्त थी। मोहब्बत कभी कभी बहुत बुरी तरह अपना खराज वसूल करती है कि इंसान के पास उसके आगे झुकने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बाकी नहीं रह जाता। क्या ख्याल है आपका? जिराद की कुछ जताती नजरों में उसे इस लम्हा देखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा। आप लोग भी तो अपनों को छोड़कर खतरों से खेलते हैं। अगर मैं भी खुद को इस मुल्क के लिए किसी सूरत काम में लाना चाहती हूँ तो इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? फहमा ने झुंझुला कर उससे पूछा। यार ये हमारा प्रोफेशन है, हमारी ट्रेनिंग ही इसी बुनियाद पर होती है कि हमें हर वक्त खुद को इस मुल्क के लिए पेश करना है। मगर आपका फैसला। जिराद को लगा वो इस वक्त बेबसी की इंतहा पर है। उससे बेइख्तियार हाथों पर सर गिराया। फहमा ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। प्लीज, आपको तो मुझसे ज्यादा मेरे जज्बे को समझना चाहिए। क्या ही अच्छा हो अगर मेरी जान इस मुल्क के लिए कुर्बान हो जाए। क्या इससे बड़ी कोई सादत होगी? शट अप! वो गुस्से से धाड़ा। आज उसको एहसास हुआ था कि खुद को मौत के मुंह में देना कहीं ज्यादा आसान है, मगर अपने बहुत प्यारों को मौत के मुंह में धकेलना किस कदर तकलीफ दे है। इससे पहले कि फहमा कुछ कहती चाय उबलने ही लगी थी, उसने तेजी से चूल्हा बंद किया, कपों में चाय उंडेली, एक कप जिराद को पकड़ाया और दूसरा कप लिए उसके साथ कुर्सी पर बैठी। मैं इस लज्जत को चखना चाहती हूँ जो आप लोगों को इतना निडर बना देती है। शायद मेरी जिंदगी का मकसद ही यही हो। जिराद ने हाथ नीचे गिराते फहमा की रोशन आंखों में देखा। मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर आपके साथ जिंदगी के बेफिक्री दिन गुजारने की थोड़ी सी प्लानिंग की थी यार। जिराद के लहजे पर उसके दिल ने उससे बगावत की। निकाह एक कमिटमेंट है कि हम अपने शरीक के सफर के हर अच्छे और बुरे वक्त में उसका साथ देंगे। मैं उसी कमिटमेंट को निभाना चाहती हूँ, फहमा ने अज़्म से कहा। यानी आप अपने फैसले से पीछे नहीं हटना? जिराद ने उसकी पुरअज़्म आंखों में देखा। उसने मुस्कुराते हुए सर नफी में हिलाया। जिराद ने बेबसी से होंठ भींचे।
अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह मुझे जन्नत में भी आपका साथ दे। फहमा ने पहली मर्तबा उसका हाथ खुद से थामते हुए कहा। ज़िराद ने बेख्तियार उसे अपने साथ लगाया। उसे यहीं रोक लेने की चाह शिद्दत से दिल में उभरी थी। बहुत मुश्किल लग रहा है ये सब। ज़िराद ने बेख्तियार उसे अपने साथ लगाया। उसे यहीं रोक लेने की चाह शिद्दत से दिल में उभरी थी। बहुत मुश्किल लग रहा है ये सब। ज़िराद ने बेचारगी से कहा। अल्लाह आपकी हर जगह हिफाजत करे। अल्लाह से दुआ करूंगा कि मेरी अमानत की हर कदम पर हिफाजत फरमाए। ज़िराद ने उसे खुद में जोर से भींचा। दिल किया उसे खुद में कहीं छुपा ले। उसने ख्वाहिश की इस रात की सुबह कभी ना आए, मगर बहुत सी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। अगले दिन सुबह जैसे ही फहमा जाने के लिए तैयार हुई, ज़िराद ने उसकी दाएं हाथ की उंगली में एक अंगूठी पहनाई जिसमें एक छोटी सी चिप लगाई। इस चिप के थ्रू आपकी डिस्कशन, आपकी मूवमेंट, हर चीज हमारे सिस्टम में आ जाएगी। सो आपने इस रिंग को बिल्कुल भी नहीं उतारना। ज़िराद ने फहमा को समझाया। उसने इस बात में सर हिलाया। फराज, जो कि ज़िराद और सुफियान का न सिर्फ दोस्त था बल्कि उनकी टीम में भी शामिल था, वो एक रिक्शे में रक्षा चलाने वाले के हुलिये में मौजूद था। सर पर टोपी पहने, आंखों में काजल लगाए, कंधों पर कपड़ा रखे। सब ने उसका हौसला बढ़ाया। रिक्शे में बैठने से पहले उसने ज़िराद को देखा, जो उसके हर उठते कदम के साथ अपने दिल को डूबता महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद फहमा मेहरुन्निसा के सामने थी, जो खुशबकी नजरों से उसे घूर रही थी। कहाँ है तेरा आशिक? इतनी भी उसमें हिम्मत नहीं कि खुद छोड़ने आता। शक्ल से कितनी मासूम लगती है। मुझे क्या पता था आस्तीन का सांप पाल रही हूँ, मगर तेरा भी सब इंतजाम कर दिया है। बस 1-2 दिन में तुझे ऐसी जगह पहुंचाएंगे कि तेरा आशिक तेरा सुराग भी नहीं पा सकेगा। क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। फहमा ने नासमझी का मुजाहरा किया। इतनी तू बच्ची के समझ ना आए। वो जो तेरा आशिक तुझे यहाँ से लेकर गया था, सीक्रेट एजेंट था। मेहरुन्निसा ने दांत पीसते हुए कहा। क्या? वाकई? मगर उसने तो मुझे नहीं बताया। फहमा ने जिस शानदार से लाइल्मी का मुजाहरा किया, मेहरुन्निसा खुद गड़बड़ा गई। बकवास न कर, वो गुस्से से घुर्राई। वो तो कोई बिजनेसमैन था। मेहरुन्निसा सच में गड़बड़ाई। अच्छा चल, अभी तो अपने कमरे में दफा हो। फहमा को हिकारत से कहते साथ ही उसने किसी का नंबर मिलाया। वो यही समझी कि फहमा जा चुकी है, जबकि फहमा चुपके से लाउंज के साथ मौजूद किचन में चली गई। शुक्र था कि इस वक्त कोई और नहीं था। वो दुम सादे वहां खड़ी रही, जहां से मेहरुन्निसा की आवाज बखूबी सुनाई दे रही थी। हेलो, हाँ सरकार, वो लड़की जो वो लौंडा लेकर गया था वापस आ गई है, खुद ही, और उसकी असलियत से भी बेखबर है। चलें ठीक है, कितने बजे आप आएंगे? सही है, कि कहते साथ ही उसने फोन बंद किया। फहमा किचन की दूसरी जानब से बाहर निकलने वाले दरवाजे की जानब तेजी से बढ़ते बाहर लॉन की जानब निकल गई। कमरे में आते ही फहमा ने अपने हैंड बैग में से मोबाइल निकाला, जो वो आते हुए साथ ले आई थी। ज़िराद के मैसेजेस थे जिसमें उसकी खैरियत ही पूछी गई थी। उसे सारे मैसेजेस पढ़कर बारी बारी डिलीट किए। वो जानती थी कि ज़िराद ने मेहरुन्निसा से होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली है। ज़िराद कॉलिंग लिखा आ रहा था। दरवाजे को लॉक करके उसने बेड के साथ नीचे बैठकर तकिया मुंह के बिल्कुल पास रखते हुए जल्दी से कॉल पिक की। हेलो, ठीक हो ना फहमा? ज़िराद की पुरतशवीश आवाज़ सुनकर उसे समझ नहीं आया कि रोए या खुश हो। अंधे कुएं में वो कूद तो गई थी, मगर उससे निकलने की क्या सूरत होगी वो नहीं जानती थी। निकलेगी भी या नहीं ये भी नहीं जानती थी। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। इस वक्त कहाँ से बात कर रही हो? मैं कमरे में हूँ जो मेहरुन्निसा ने पहले भी मुझे दिया हुआ था। बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो बोल रही थी। अच्छा एक काम करना, मेरे और शिजा भाभी के जितने भी मैसेजेस हैं वो सब अपने मोबाइल में से डिलीट कर देना, और शिजा भाभी का नंबर भी। सिर्फ मेरा नंबर आपके मोबाइल में रहे। मैं नहीं जानता ये मोबाइल आपके पास कब तक वो रहने देते हैं, और अगर किसी के हाथ लग गया तो आपने जो मेरे प्रोफेशन से लाताल्लुकी का कहा है, कहीं वो ड्रामा न खुल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये लोग आपको किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्लाह न करे। उसे ज़रूरी हिदायत देते उसने अपने खदशों का जिक्र किया। मैं किसी मिशन में घबराया नहीं जितना आपकी वजह से ये मिशन मुझे खौफजदा कर रहा है। ज़िराद ने नाराज़ लहजे में कहा। आई एम सॉरी। उसके नाराज़ लहजे पर भी उसे बेख्तियार ज़िराद पर बेहद प्यार आया। बट आई लव यू यार, अपना ख्याल रखना। ज़िराद ने पहली मर्तबा अपनी मोहब्बत का इस तरह इजहार किया था, ये सोच के कि ज़िंदगी उन्हें दोबारा ये मौका दे या ना दे, दोनों में से कोई नहीं जानता था। ज़िराद के फ़ोन बंद करते ही फहमा उठे, वज़ू की और इस मिशन की कामयाबी के लिए हाजत के नफिल पढ़ने उठ खड़ी हुई। शाम में मेहरुन्निसा कमरे में आई। बाहर आओ ज़रा, कहते साथ ही वो फहमा के कमरे से चली गई।
उसने अच्छे से दुपट्टा ओढ़ा, दिल में जितनी सूरतें याद थीं खुद पर पढ़कर फूंकी और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। जैसे ही लाउंज में पहुंची, एक ऊंचा लंबा आदमी चेहरे पर करख्त तासुरात लिए, काली चलवार कमीज पर काली ही वास्केट पहने, हाथ में सिगार पकड़े बहुत क्रोफर से बैठा था। फहमा के सामने आते ही जांचती नजरों से उसे देखा। फहमा ने दिल में अल्लाह से अपना एतमाद बरकरार रखने की दुआ मांगी। तो तुम हो उस खबीज की मंजूर नजर? फहमा जान गई थी उसने किसका कहा है। दिल तो किया ज़रात को गाली देने वाले का मुंह नोच ले, मगर इस वक्त उसे हर बात बर्दाश्त करनी थी, सो वो खामोशी रही। कोई मोबाइल है इसके पास? अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। उसने मेहरुन्निसा को मुखातब किया। मोबाइल कहाँ है तेरा? कमरे में। शुक्र था कि वो ज़रात के कहने पर अमल कर चुकी थी। ज़रात की दूर अंदेशी को उससे दिल में सराहा। जा जवाद, इसका मोबाइल लेकर आ। मेहरुन्निसा ने जवाद का कहा, जो मौद्दब बने खड़ा था। तेजी से अंदर की जानिब बढ़ा और इतनी देर फहमा सरमद चौधरी की चुपती नजरों को खुद पर महसूस करती रही। जवाद वापस आया और मोबाइल सरमद चौधरी की जानिब बढ़ाया। फहमा ने एक अक्लमंदी और की थी कि ज़रात की कुछ दिन पहले तक की सब कॉल्स का रिकॉर्ड भी डिलीट कर दिया था। लोकल कॉल का रिकॉर्ड बस तभी तक आ रहा था जब वो यहाँ थी। सरमद चौधरी जो इस उम्मीद पर बैठा था कि फहमा के झूठ का पोल खुल जाएगा कि वो ज़रात की हकीकत से नावाकिफ नहीं है, मगर उसके मोबाइल में ऐसा कुछ न मिलने पर वो गुस्से में पागल हो गया। सोफे से खड़े होते किसी चील की तरफ फहमा की जानिब आया और बेदर्द उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात की। बकवास करती है रमजान, बहुत शातिर है ये भी। इसको आज और अभी मेरे फार्म हाउस पर पहुंचाओ। परसों स्मगल होने वाली लड़कियों में ये सबसे पहले जाएगी। दुबई के गिद्ध जब इसकी हड्डियां तक नोच खाएंगे तब मैं देखूंगा इसके आशिक का क्या हाल होता है। मुझसे पंगा लिया है ना, अब सारी उम्र इसका सुराग नहीं पा सकेगा। सारी अफसरी निकल जाएगी। आज रात मैं भी वहां जाकर जश्न मनाऊंगा और वो रोएगा। वो वाकई जख्मी शेर की तरह धाड़ रहा था। फहमा नीचे गिरी अपनी आंसू रोकने की जतन कर रही थी। गाल सनसना रहे थे, मगर अब अज़्म और पुख्ता हो गया था इस शैतान सिर्फ इंसान के खिलाफ डट जाने का। ज़रात और उसकी पूरी टीम इस वक्त हेड ऑफिस के कमरे में बैठी उस चिप की मदद से मेहरुन्निसा के घर होने वाली सरमद चौधरी की बकवास सुन रही थी। फहमा का जाना जहां उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ था, वहीं उसकी बकवास और फहमा के चेहरे पर पड़ने वाली थप्पड़ों की आवाज़ ने ज़रात के अंदर इश्तियाल भर दिया। हाथ में पकड़े बॉल पॉइंट पर गिरफ्त इस कदर मजबूत होती गई कि वो दो हिस्सों में टूट गया। सब ने टिक की आवाज़ पर ज़रात की जानिब देखा, जो बंद मुट्ठी होंठों पर रखे अपने गुस्से को काबू करने के जतन में था। नहीं तो दिल चाह रहा था कि सरमद चौधरी को गोलियों से भून डाले, जिसने उसकी जिंदगी को अपने इंतकाम का निशाना बनाने का सोचा है और फहमा की गालों को हाथ लगाया है। सुफियान ने उसकी कैफियत समझते उसके कंधे पर हाथ रखा। आज रात ही रेड के लिए तैयार हो जाओ। मैं इस सरजमीन को इस शख्स के गंदे वजूद से आज की रात पाक कर देना चाहता हूँ। ज़रात ने किसी की भी जानिब देखे बिना अपना फैसला सुनाया। सब ने घड़ी की जानिब देखा जहां शाम के 5 बजे थे। सब अपना अपना यूनिफॉर्म पहने और कुछ देर बाद मुझे टेबल पर उसके फार्म हाउस का नक्शा मिले। कहते साथ ही वो भी कुर्सी पीछे धकेल कर उठ खड़ा हुआ और तैयार होने चल पड़ा। हेड क्वार्टर में उस रूम की जानिब ज़रात बढ़ा जहां उसका यूनिफॉर्म मौजूद था। पहले उसने वजू किया। उसके उठते हर कदम में एक अज़्म था। वजू करके उसने यूनिफॉर्म पहना, फिर जाए नमाज बिछाई, 2 नफिल हाजत के पढ़े। सलाम फेर कर जब हाथ उठाए तो इस मुल्क के बाद जो सबसे पहला ख्याल आया वो फहमा का था, उसकी उस अजियत का था जो कुछ देर पहले उसने उठाई थी। अभी तो वो ये नहीं जानते थे कि फहमा ज़रात के निकाह में है, नहीं तो न जाने उसका क्या हशर करते। ए अल्लाह, मैंने अपनी हर फिक्र, हर परेशानी आपके सुपुर्द की। मेरा हर रिश्ता, मेरी ये जान, मेरी हर चीज़ आप पर और आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। ए अल्लाह, मेरी ज़िंदगी का मकसद आपने बुराई का खात्मा करना लिखा है। आज फिर मैं इंसानों का इस्तेहसाल करने वाले शैतानों के खिलाफ जंग लड़ने जा रहा हूँ। मुझे कामयाब फरमाइएगा। हक और बातिल की जीत में मेरी रहनुमाई और मदद करवाइएगा। और मेरी चाहत, मेरी इज्जत की कोई बेहुरमती ना करे। मैंने हमेशा लोगों की अमानतों और इज्जतों की हिफाजत की है। मेरी इज्जत और अमानत की भी बिल्कुल उसी तरह इन दरिंदों में हिफाजत करवाइएगा। आमीन। कहते साथ ही वो उठा, बूट्स पहने, गन्स लोड के। कहीं से वहशत या घबराहट नहीं छलक रही थी। एक अजीब सा इत्मीनान था उसके चेहरे पर। वापस मीटिंग रूम में जब वो पहुंचा, सब ऑलरेडी यूनिफॉर्म्स में तैयार खड़े थे। उसने नक्शे पर मुख्तलिफ एरियाज को हाईलाइट किया जहां जहां उनसे उन्होंने उस पूरे फार्म हाउस को घेरे में लेना था। सुफियान ने इतनी देर में फहमा वाली चिप को छोटी छोटी डिवाइसेस के साथ अटैच किया, जिनसे हैंड फ्रीज की मदद से ज़रात के अलावा 5 और लोग उस सारी टीम को लीड करेंगे। वो वहां की गुफ्तगू सुन सकेंगे। मोराल्स। जिस वक्त सब तैयारी मुकम्मल हो गई, ज़रात ने नारा लगाया।
उन सब के चेहरों पर काली स्याहियों के निशान गालों और माथे पर थे। हाय सर, सब यक जबान हुए। अप टू दी स्काई सर। जेराद ने उनके जवाब पर अंगूठे को ऊंचा करके थम्स अप का इशारा किया। आई नीड ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड एंड डिटरमिन्ड टिल योर लास्ट ब्रेथ। उसने सबका मोराल बुलंद किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पूरा मीटिंग ऑफिस इस नारे से गूंज उठा। ये कहते साथ ही ज़िरात सबसे आगे दरवाजे की जाने बढ़ा और उसके पीछे एक काफिला अपने अज़ाइम लिए उस रात की सयाही को सुबह के उजाले में बदलने चला। रात में एक गाड़ी मेहरुन्निसा के घर आई। फहमा के हाथों को रस्सियों से बांधा, उसके मुंह पर टेप लगाई और आंखों पर काली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में बिठाया। ज़िरात के वो बंदे जो मेहरुन्निसा के घर की पहरेदारी कर रहे थे, उन्होंने उसे इत्ला दी कि फहमा को लेकर फार्म हाउस ले जाया जा रहा है। उसके पीछे एक और गाड़ी निकली जिसमें सरमत चौधरी बैठा था। ना जाने कितना फासला तय करके और किन किन रास्तों से गुजर कर ये गाड़ियां फार्म हाउस पहुंची। फहमा आंखों पर पट्टी बंदी होने के बायस किसी जगह को देख न पाई। दो आदमियों ने उसे गाड़ी से उतारा। अभी भी उसकी आंखों पर पट्टी जूं की तूं थी। कुछ देर और चलकर रिहायशी हिस्से में लाकर एक बड़ा सा लकड़ी का मुनकश दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले जाया गया। फिर एक कमरे के आगे रोक कर लॉक खोलने की आवाज आई। उसे अंदर धकेल कर उसकी आंखों से पट्टी उतारी। जो ही उसकी नजर सामने पड़ी, दो और लड़कियां भी वहां मौजूद थी। दोनों की हालत बहुत बुरी थी। जगह जगह चेहरे पर उंगलियों के निशान, बाल बिखरे। फहमा का दिल उन्हें देख कर कट गया। जैसे ही वो बंदा वहां से गया, वो उनकी जानिब बढ़ने लगी, मगर एक लड़की ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। फहमा ने कुछ न समझते उसे देखा। उसने हाथ पर कुछ लिखा। फहमा अब भी न समझ सकी। फिर उसने दोबारा लिखा तो उसकी उंगली के इशारे से समझ आया कि वहां माइक्रोफोन्स फिट किए गए हैं, जो कि यकीनन उनकी आपस की गुफ्तगू सुनने के लिए थे। फहमा खामोशी से दीवार के पास नीचे बैठ गई। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय कारपेट के और कुछ नहीं था। सरमत चौधरी के फार्म हाउस से कुछ पहले जंगल सा आता था। उन्होंने उसके अंदर ले जाकर अपनी गाड़ियां रोकी ताकि सड़क पर जाने वाली कोई गाड़ी वहां कमांडोज की गाड़ी को न देख ले। अब ग्रुप्स की शक्ल में वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। कुछ दरख्तों पर मौजूद दूरबीन की मदद से इलाके का जायजा ले रहे थे। उसके फार्म हाउस के इर्द गिर्द बहुत से लोग पहरेदारी पर लगे थे। ज़िरात के मातहतों ने रेंगते हुए उस इलाके को घेरे में ले लिया था। इर्द गिर्द बड़ी बड़ी घास मौजूद थी, जिसमें उसके रेंगते जिस्म किसी को रात के अंधेरे में पता नहीं चल सकते थे। बगैर कोई आवाज पैदा किए आहिस्तगी से किसी सांप की तरह वो आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में छोटे छोटे बम की शक्ल में जहरीली गैसेस वाले बम्स थे, जिनके फटने और गिरने की कोई आवाज नहीं आती थी, मगर जमीन पर गिरते ही उसकी पतली झिल्ली फट जाती थी और इतनी तेजी से वो इंसान को बेहोश करती थी कि उन्हें बचने या भागने का वक्त नहीं मिलता था। ज़िरात के मातहत जो दरख्तों पर बैठे हिदायत दे रहे थे और वहां के पहरेदारों को लोकेशन बता रहे थे, उनके बॉम्ब्स का इशारा देते साथ ही ज़िरात ने अपने माइक्रोफोन में थ्रो बॉम्ब्स का हुक्म दिया। उन्होंने खुद ऐसे मास्क पहन रखे थे जिसके बायस वो गैस उनके मास्क को पास करके उनके नाक में नहीं आती थी। बॉम्ब्स फेंकने के 2 मिनट बाद जैसे उसके मातहतों ने बताया कि सब पहरेदार बेहोश हो चुके हैं और अब वो फार्म हाउस के गिर्द बनी दीवारों को फलांग कर अंदर जा सकते हैं। ज़िरात ने अपनी जगह से खड़े होते सबको फॉलो का इशारा दिया। उस जादू की पुड़िया को लेकर आ जरा। सरमत चौधरी ने सोफे पर बैठते शराब का ग्लास सामने रखे टांगे सामने टेबल पर फैलाए अपने मातहत को कहा। एक हाथ में उसके सिगार और दूसरी हाथ में बेल्ट थी। थोड़ी देर बाद वो फहमा को लेकर आ गया। सरमत चौधरी ने अपने नशे में डूबी आंखें उसके वजूद पर गाड़ दी। हुस्न की देवी वहां क्यों खड़ी है, इधर आना। सरमत चौधरी ने उससे अपने पास आने का इशारा किया। वो दिल में अल्लाह के कलाम का विर्द करते आगे बढ़ी। कितनी रातें गुजारी हैं तूने उस मुश्तंडे के साथ? यही कोई 15-20। फहमा ने नजरें नीचे किए जवाब दिया। और इतनी रातों में उसने तुझे अपनी असलियत नहीं बताई? एक और सवाल। नहीं। फहमा के जवाब पर उसने अपनी गुस्सीली नजरें उस पर जमाई और उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। देख, तू इतनी खूबसूरत है कि तुझ पर जुल्म करने को दिल नहीं करता, मगर मेरी मजबूरी है कि मुझे खूबसूरत लड़कियां वही अच्छी लगती हैं जो यहाँ से बेवकूफ़ हों। उसने फहमा के माथे पर अपनी उंगली बचाते हुए कहा। खूबसूरत और चालाक लड़कियों पर मुझे रहम नहीं आता। उसने सख्ती से फहमा के जबड़े अपने हाथ में पकड़ते उसके चेहरे को 2-4 झटके दिए। सीधी तरह बकवास कर, तू उसके किस किस अड्डे से वाकिफ है? सरमत चौधरी के जवाब पर वो खामोश रही। बकवास करती है कि नहीं? अब की बार वो हलक फाड़ कर चीखा। फहमा की खामोशी अभी भी नहीं टूटी। उसे अपनी जगह खामोश और डटा देखकर उसका बेल्ट थामा हुआ हाथ घूमा। पे दर पे वार उसने वहमा के वजूद पर किए, ये देखे बगैर कि उसके कहाँ पे वो पड़ रहे हैं। वो अधमुई हो गई।
वो पास आया, उसे सीधा करके उसके चेहरे को फिर सख्ती से पकड़कर झंझोड़ा, जिसके मुंह से कराहें निकल रही थी। अब बताओ, उसने उसे जारहानापन से कहा। फहमा ने अपनी हवास खोती आंखों को बमुश्किल खोला, उसके चेहरे की जानिब देखा और उसके मुंह पर थूक फेंकी। मुझे जिंदा भी जमीन में गाड़ दोगे, फिर भी तुम उसकी खाक तक को नहीं पहुंच सकोगे। जताती मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। इससे पहले कि सरमद गुस्से से पागल होता, फहमा को मजीद कोई गजंत पहुंचाता, एकदम फायरिंग की आवाज के साथ लाउंज की खिड़कियों के शीशे टूटे। हर जानिब से कमांडोज अंदर आए, छतों से धड़ धड़ की आवाजें आई। उसके मातहतों को अलर्ट होने का टाइम भी न मिल सका। सरमद चौधरी ने भागने की कोशिश की। तेजी से वो सीढ़ियां चढ़ने लगा कि ऊपर से आते जिरात ने उसे अपनी गन के निशाने पर रखा। लड़कियां कहाँ हैं सब? उसने गुर्राते हुए सरमद चौधरी से पूछा। कौन सी लड़कियां? जिरात ने गन का बट उसके माथे पर मारा। जिनको तू बेटियां बनाने के लिए लाया था। मुझे नहीं मालूम। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो खुद यहाँ बहुत दिनों बाद आया हूँ। वो घिघियाने लगा। इससे पहले कि जिरात कुछ कहता, सुफियान तेजी से उसकी जानिब आया। फहमा की हालत बहुत खराब है। जिरात के दिल को किसी ने मुट्ठी में लिया, मगर फर्ज की अदायगी ज्यादा मुआयने रखती थी। तुम उसे यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ले जाओ। जिरात ने नजरें एक पल को भी सरमद चौधरी से हटाए बिना कहा। सुफियान उल्टे कदमों भागा, फहमा के वजूद को चादर में लपेटा और बाजू में उठाए बाहर की जानिब भागा। सरमद चौधरी के कुछ न बताने पर जिरात ने एक गोली उसकी दाईं टांग पर मारी। इन्हीं कदमों का तुझे गुरूर है ना? उसके दर्द से चिल्लाने पर जिरात के कानों में कुछ देर पहले किसी की किराहें गूंजी। देखो, मेरी बात सुनो। इससे पहले सरमद कुछ और कहता, जिरात ने एक और गोली उसकी दूसरी टांग पर मारी। वो लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिरा। कुछ लड़कियों को जिरात के मातहत कमरों से निकाल लाए थे, जिनकी हालत देखकर जिरात ने गुस्से से सरमद चौधरी की गर्दन को अपने हाथों की गिरफ्त में लेकर इतनी जोर से दबाया कि उसकी आंखें बाहर को उबाल आईं। अब अगर तूने नहीं बताया तो तेरे जिस्म को उतनी ही मर्तबा तेरे ही सिगार से दागूंगा जितनी मर्तबा तूने इन लड़कियों पर हाथ उठाया है। जिरात ने दांत भींचते हुए कहा। उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाल कर दी। सीढ़ियों के नीचे एक तहखाना है, वहां है बाकी सब। उसके बताते साथ ही जिरात ने पीछे होते हुए अपने एक मातहत को भेजा। कुछ ही देर में 18 लड़कियां वहां मौजूद थीं। सबकी हालत अबतर थी। इन सबको ले जाओ। जिरात के कहने पर कुछ मातहत उन लड़कियों को बाहर की जानिब ले गए। जिरात ने अब की बार 2 फायर सरमद चौधरी के बाजुओं पर किए। अब तो मुझे छोड़ दो, वो करलाते हुए बोला। ये गोलियां तेरे बाजुओं का गुरूर खत्म करने के लिए। अब की बार उसकी गन का रुख उसके सर की जानिब था। और ये आखिरी गोली तेरे गंदे जहन के लिए, जिससे तूने इतनी लड़कियों को इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की। और आखिरी गोली पर एक दिलदोज चीख गूंजी। अपने मातहत को सरमद चौधरी के पकड़े मातहत लेकर निकलने का इशारा किया। रिहायशी हिस्से से निकलने से पहले उसने एक टाइम बम वहां फिट किया। वो इस नापाक जगह को सबके लिए इबरत का निशान बनाना चाहता था। टाइम बम फिट करके वहां से तेजी से वो निकला। कुछ देर बाद एक जोरदार धमाके की आवाज फिजा में गूंजी। जिरात ने सर ऊंचा करके खुदा का शुक्र अदा किया। अपने मातहतों के पास आकर नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर। सब ने उसके पीछे उसका साथ दिया। वो नापाक फिजा उजाला होने से पहले अल्लाह के अफजल नाम से फिर से पाक हो गई। उसकी आंखों के पपोटे आहिस्ता से हिले। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, थोड़ी सी खोलकर तेज रोशनी के बायस फिर बंद कर दी। फहमा मेरे बच्चे। उसे लगा उसने माँ की आवाज सुनी है। फहमा बेटा। एक और आवाज आई, ये तो अब्बू हैं। उसने बंद आंखों से सोचा। बेटा आंखें खोलो। अब की बार उसने फिर अम्मी की आवाज सुनी और फिर से आंखें खोलने की कोशिश की, और इस बार उसे माँ का चेहरा खुद पर झुककर नजर आया। अम्मी, दिक्कत से वो बोली। हाँ मेरे बच्चे। उन्होंने खुशी से झुककर उसके माथे पर प्यार किया। उसने आहिस्ता से नजरें घुमाई तो पास ही सुलेमान साहब को देख इर्द गिर्द से माहौल से मानूस हुई तो अंदाजा हुआ वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। उसके अब्बू तेजी से बाहर की जानिब भागे। उस दिन सुफियान उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। फौरन डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। उसका जिस्म जगह जगह से उधड़ चुका था। उसके पूरे जिस्म पर जगह जगह पट्टियां लगाईं और कुछ दिन डॉक्टर्स ने उसे गुनूदगी में ही रखा, क्योंकि अगर वो जाग जाती और अपने जिस्म को हिलाती तो उसके जख्म मंद मिल ना हो पाते। उसकी कंडीशन देखकर अब डॉक्टर्स ने उसे नीम ख्वाबी की दवाएं देना बंद की थी। शाम तक वो काफी हद तक होश में आ चुकी थी। आपको मेरा किसने बताया? और आप लोग घर बेचकर कहाँ चले गए थे? थोड़ा होश में आते फहमा ने पूछा। तुम्हारे अगवा होने के बाद हमारा उस मोहल्ले में रहना दुश्वार हो गया था। लोगों ने दिन रात तुम्हारे किरदार के खिलाफ बातें बना बनाकर हमारा वहां जीना दो भर कर दिया था।
वो घर बेचकर हम एक और जगह किराए के मकान में आ गए। इन्हीं दिनों तुम्हारे अब्बू डिप्रेशन का शिकार होकर बेहद बीमार रहने लगे कि कुछ दिन पहले हमें यहाँ हॉस्पिटल आना पड़ा। एक दो दिन तुम्हारे अब्बू हॉस्पिटल में रहे। इन्हीं दिनों ज़िरात के एक बंदे ने हमें यहाँ देख लिया। ज़िरात ने हमारी तस्वीरें अपने बंदों को दी हुई थी। जिस रात तुम यहाँ आई अगले दिन ज़िरात हम तक पहुँच गया। उसने तुम पर बीतने वाले हालात का बताया और बस फिर हमसे रहा नहीं गया। तुम्हारे अब्बू तो तुम्हारा सुनते ही अपनी बीमारी भुला बैठे और बस 2 दिन से हम तुम्हारे पास हैं। ज़िरात को देखकर तो मैं अल्लाह का बार बार शुक्र करती हूँ कि उसने मेरी बेटी की किस्मत में कैसी रोशन पेशानी वाला लड़का लिखा है। उन्होंने चाहत से उसे देखते सारी रौदात सुनाई। मुझे माफ़ कर दे, मैंने आप दोनों को ज़िंदगी में पहली मर्तबा धोखा दिया, जिसकी सज़ा मिली मुझे। उससे बेख्तियार रोते अपने हाथ उनके सामने जोड़ दिए। ना मेरा बेटा, ऐसे नहीं कहते, तुमसे गलती हुई, हम तो कब का माफ़ कर चुके। माँ बाप भी कभी इतने सख्त दिल हुए हैं। हमने हर लम्हा तुम्हारी हिफाजत और खैरियत की दुआ मांगी है। उसके अब्बू ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते उसके आंसू साफ करते कहा। वो दोनों उसकी बेड की दाईं बाईं जानिब खड़े थे। इतनी देर में कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। फहमा ने आंसू साफ करते जूं ही देखा, ज़िरात का हशाश बशाश मुस्कुराता चेहरा नजर आया। हेलो लेडी। खूबसूरत बुके हाथों में थामे वो उसके बेड के पास आया। फहमा के अम्मी अब्बू को सलाम किया। जीते रहो मेरे बच्चे, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं और तुम्हारे अब्बू चाय पी कर आते हैं। उन्होंने उसे देखकर उन्हें तन्हाई का मौका देना चाहा। जब तक वो दोनों बाहर नहीं चले गए वो उन्हें देखता रहा। दरवाज़ा बंद होने के साथ ही उसने अपना चेहरा वापस फहमा की जानिब मोड़ा। अब उसकी मुस्कुराती नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। आहिस्ता से बढ़ता वो उसके बेड के पास आया, बुके उसकी पास बाईं जानिब रखा और कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया। फहमा उसकी जानिब देखने से एतराज़ कर रही थी। उसकी गहरी जज्बे लौटाती नज़रों में देखना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। चैन आ गया मज़ा चक्के। वो अपने बाजू उसके बेड पर मोड़ कर रखता आगे को झुका। हाँ ना। उसकी बात पर हौले से मुस्कुराते हुए वो बोली। उफ, किस कदर जिद्दी लड़की से पाला पड़ा है। अब कब तक हमसे खिदमतें करवानी हैं। अभी से तंग पड़ गए। उसने जताती नजरों से ज़िरात को देखा। वो मुस्कुराया, उसका हाथ थामा। मैं कभी तंग नहीं पड़ सकता। उसकी आंखों ने प्यार से उसके चेहरे को छुआ। हालांकि आप बहुत इरिटेटिंग बीवी साबित होंगी, आई बैट। फिर भी मैं जी जान से तैयार हूं तंग होने के लिए। ज़ेरात की बात पर वो जो पहले मुस्कुरा रही थी एकदम संजीदा होकर तीखी नजरों से उसे देखा। कभी जो सही से तारीफ कर दे मेरी, उसने गुस्से से कहा। ठीक होकर मेरे घर शिफ्ट हो, दिन रात तारीफें करूंगा। उसकी मुआयने खेज बात का मफहूम समझते उसे अपने गाल दहकते महसूस हुए। थैंक यू। कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोली। किस बात के लिए? उससे हैरान होते पूछा। अम्मी अब्बू को ढूंढने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं उनसे माफ़ी मांग सकूं। और अभी उसकी बात जारी थी कि ज़ेरात ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया। वो दुल्हन बनी ज़ेरात के कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। आज उनके वलीमे की तकरीब थी। फहमा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर ज़ेरात सीधा अपने घर ले आया था। उसने फहमा की अम्मी अब्बू से रिक्वेस्ट की थी कि अब वो भी उनके साथ रहेंगे। जो कुछ पशोपेश के बाद फहमा और ज़ेरात के बार बार कहने पर उन्होंने मान ली थी। फहमा के जख्म ठीक होते ही उसके फ्रेंड्स ने मिलकर फहमा के पेरेंट्स से मशवरा करके उनके वलीमे की तकरीब रख दी थी। पीच और डर गोल्ड कॉम्बिनेशन की काम वाली मैक्सी पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सब ने उसकी बेतहाशा तारीफ की थी, मगर उसका रूप जिसके लिए सजाया गया था वो असल तारीफ उसके हकदार से सुनने की मुतनम्मी थी। घड़ी ने रात के 12 बजा दिए थे, मगर ज़ेरात अभी तक कमरे में नहीं आया था। अभी वो बेड पर दुल्हना की तरह बैठी गुस्से से पेचोताप खा रही थी कि ज़ेरात दरवाज़ा खोलकर उजरत में अंदर दाखिल हुआ। ब्लैक डिनर सूट में वाइट शर्ट के साथ पीच कलर की टाई लगे फॉर्मल से होलिये में वो बेहद डैशिंग लग रहा था। फंक्शन के दरमियान जब जब वो उसके करीब आया, फहमा का दिल धड़का गया था। जल्दी से चेंज करें, हमें अभी एक मिशन के लिए जाना है। ज़रा तेज़ी से ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ा। कमरे के दरमियान में जहाजी साइज बेड पड़ा था। पूरे कमरे में जगह जगह फूलों के बुके लगाए गए थे। दीवारों पर विशिंग कार्ड्स जा बजा लगे थे। कमरे की बाईं जानिब ड्रेसिंग रूम और उसके साथ साथ वॉशरूम का दरवाज़ा मुंसलिक था। कमरे की बाईं जानिब सोफा पड़ा था और एक शीशे का दरवाज़ा पिछले लाउंज की तरफ खुलता था। फहमा हैरान होती उठी। ज़ेरात वापस कमरे में आया। अब डिनर सूट की जगह वाइट टी शर्ट और जीन्स ने ले ली थी। जल्दी करें, हमारे पास टाइम कम है, और वैसे भी आपने मुझे असिस्ट करने की ऑफर की थी हर मिशन में, और ये मिशन तो आपके बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। उसने जॉगर्स पहनते फहमा से कहा। वो उसकी उजरत पर तेजी से चेंज करने भागी। थोड़ी देर बाद वो भी जीन्स और कुर्ता पहने बाहर आई। सर पर दुपट्टा स्कार्फ की तरह लपेटा हुआ था। चलें। ज़ेरात ने एक छोटे बैग में अपना और फहमा का एक एक सूट रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे एयरपोर्ट की जानिब जा रहे थे। मिशन है कहाँ पर?
फहमा जो कब से चुप बैठी थी बेल आखिर पहुंच बैठी। कराची। जिराद उसके साथ खामोशी से बैठा बाहर देख रहा था। ड्राइवर उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों जहाज में बैठे कराची की जानिब फ्लाई कर गए। थोड़ी देर बाद जब वो कराची एयरपोर्ट उतरे, एक और गाड़ी उनके इंतजार में खड़ी थी। फहमा को शदीद बेचैनी थी और जिराद तो कुछ न बताने की कसम खाए बैठा था। किस चीज का मिशन है, किसके खिलाफ है, और क्या हम दोनों ही हैं? होल्ड मेरी तेजगाम, अभी पता चल जाएगा। जिराद ने उसे देखते चुप करवाया। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी हॉक्स बे के पास रुकी। फहमा हैरान हुई मगर बोली कुछ नहीं। जिराद गाड़ी से उतरकर एक हाथ में उसका हाथ थामे दूसरे हाथ में बैग लिए वहां एक हट की जाने बढ़ा। आखिर ये कौन सा मिशन है, कुछ बता नहीं रहे। हट के अंदर आते लाइट्स ऑन करके जब तक जिराद ने बैग रखा, फहमा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसने झुंझुला कर पूछा, हमारी जिंदगी का मिशन? उसकी झुंझुलाहट पर वो जो बैग रखने चुका था मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब आया। सीने पर हाथ बांधे उसका खफा खफा चेहरा देखा। उसकी बात पर वो अब की बार हैरान हुई। मेरी जिंदगी का मिशन तो अब आपकी असिस्टेंट के बगैर अधूरा है। मुझे सारी जिंदगी के लिए आपकी असिस्टेंस चाहिए। उससे प्यार से कहते उसके दुपट्टे के बल खोलकर उसके कंधे पर रखा। उसकी बालों की लटों को पीछे किया जो उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। आपने एक रात मुझसे समंदर की गीली रेत पर मेरे हम कदम चलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैंने सोचा मुंह दिखाई का ऐसा गिफ्ट दूं जो हमेशा आपको याद रहे, जिसके खोने या चोरी होने का कोई खौफ कभी ना हो। जिराद की बेतहाशा मोहब्बत पर उसकी आंखों में आंसू सिमटे। तशक्कुर भरी नजरों से उसे देखा। आज की रात कोई आंसू नहीं, और प्लीज मेरी नई जिंदगी की शुरुआत अपने मुस्कुराते चेहरे से करें, रोती बसोरती शक्ल से नहीं। आज की रात गुजार कर कल सुबह हम वापस चले जाएंगे। सो इस खूबसूरत टाइम में नो उदासी। उसके शरारती अंदाज पर फहमा ने मसनूई खफगी से उसके कंधे पर मुक्का मारा। जिराद ने हंसते हुए से साथ लगाया। फहमा उसे कभी नहीं बता सकती थी कि जिन मजबूत बाजुओं को थामने से उसकी जिंदगी बदल गई थी, उन बाजुओं के हिसार ने हमेशा उसे किस तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बख्शा है। कुछ एहसास सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। उनके लिए किसी जुबान की भी, किसी भी लुगत की कोई अल्फाज मिल ही नहीं सकते। आए बाहर चलते हैं। उसका हाथ थामे वो उसे साहिल की गीली रेत पर ले आया। चांद की रोशनी में जिराद का हाथ थामे उसे लगा वो हवाओं में उड़ रही है। कोई शख्स किसी को इतना प्यार भी कर सकता है। उसे लगा वो इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है। मेहरुन निसा का क्या बना? फहमा को अचानक याद आया। उसका सारा ग्रोह जेल की सलाखों के पीछे है। जिराद उसका हाथ थामे सर झुकाए उसके और अपने कदमों के निशान देखता जा रहा है। आपको स्विमिंग आती है? जिराद की शरारती आवाज आई। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे सिर्फ आपके साथ यहाँ वॉक का शौक था, इससे आगे और कुछ नहीं। फहमा को उसकी बात से किसी खतरे की बू महसूस हुई, सो उसने तेजी से कहा, मगर मुझे आती है और मैं बहुत अच्छे से आपको थामे स्विमिंग कर सकता हूँ। जिराद की बात पर उसने वापसी की जानिब दौड़ लगानी चाहिए, मगर उसका हाथ जिराद के हाथ में था। उसने उसी रफ्तार से उसे वापस अपनी जानिब खींचा जिस रफ्तार से उसने भागने की कोशिश की थी। जिराद प्लीज नहीं, ये फजूल हरकत है। उसके सीने के साथ लगे वो मुसलसल उसे इस हरकत से रोक रही थी, जबकि वो उसकी हालत पर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। फिर उसे एकदम अपने बाजुओं में उठाया, झुककर उसके चेहरे पर मोहब्बत की निशानियां छोड़ी। फहमा की साथ ही मज़ाहमत बंद हो गई। मेरी एडवेंचर की शौकीन बीवी, आई होप ये सबसे मजे का एडवेंचर आपको लगेगा। इसके साथ ही उसे पानी में जाते उसके साथ पहली डुबकी लगाई और फहमा की चीखें गूंजी, जबकि जिराद का कहकहा। यहाँ खत्म होता है ये मुख्तसर सा जिराद और फहमा का सफर। कैसा लगा आपको ये शॉर्ट नॉवेल? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इस नॉवेल पर अल्लाह पाक पर यकीन जिस तरह वाज़ह किया है राइटर ने, मज़ा आ गया। सॉफ्ट सा रोमांस, आहा। ऐसे ही अच्छे अच्छे नॉवेल सुनने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें मज़ीद अच्छे अच्छे नॉवेल्स सजेस्ट कीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाएं। अल्लाह हाफिज़।